हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पूर्व शुभम नचिकेत। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू पीडीजीडी स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमें पढ़ना है आज इंड AS 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये टॉपिक बहुत छोटा टॉपिक है। अगर सब ठीक रहा तो अभी 1.5-2 घंटे में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। आपको लग रहा होगा कि सर ये बीच में दो छोटे मोटे स्टैंडर्ड्स क्यों डाल रहे हो। क्या है कि ये मैं छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स जैसे जैसे जल्दी जल्दी मैं इनके नोट्स बनाते जा रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ कि उनको खत्म करते जाए। कई बार ऐसा होता है कि छोटे टॉपिक्स जब लास्ट में रह जाते हैं तो वो रह ही जाते हैं। फिर वो क्या होता है ना, पढ़ाने में और खुद से पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है। लगता है कि मैक्सिमम कोर्स तो हो ही गया, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, टीचर पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई थॉट ऑफ डूइंग दिस कि मैं छोटे छोटे टॉपिक्स को बीच में लूं, इनकॉर्पोरेट करूं जितना हो सके। पर डोंट वरी, अगला टॉपिक जो होगा अपना बड़ा ही होगा। कल से अपन शुरू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो कल से अपन स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। उसके नोट्स की बातें भी मैं आपको बाद में कर लूंगा। चलिए, सो इंड AS 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही छोटा सा मस्त टॉपिक है। इसको पढ़ने के बाद आप बोलोगे सर 5 मार्क्स तो बनते हैं इस चैप्टर में से से कम 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो आना चाहिए सर। फ्री के 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलो, तो पहले क्या करने वाले हैं, पहले हम ये कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे। 4 पेज का कॉन्सेप्ट है। कितने पेजेस का सर? 4 पेजेस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और फिर हम इसके क्वेश्चंस पर आएंगे। क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन भी डिस्कस हो जाएंगे। चलो शुरू करें। आर यू गाइस रेडी? यस सर, बिल्कुल रेडी। इंड AS 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर, आपने सुना ही होगा कि जो लिस्टेड एंटिटीज होती हैं, लिस्टेड कंपनीज होती हैं, वो अपनी क्वार्टरली इंफॉर्मेशन देती हैं। उनके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्वार्टरली जाते हैं। क्या वो अपनी इच्छा से देते हैं? इच्छा से कौन देता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कोई इच्छा से करता है आजकल? नहीं। उनके ऊपर सेबी का मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपको क्वार्टरली इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना है। कुछ ऐसे कंपनीज होते हैं जो स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज होती हैं, वो एसएमई एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं। एसएमई एक्सचेंज सुना है आपने? एसएमई एक्सचेंज किसी ने सुना है? अच्छा, किसी ने वो सुना है किसी कंपनी के पेनी स्टॉक्स सुने? पेनी स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स छोटे छोटे कंपनीज होती लिस्टेड है, पर वो एसएमई एक्सचेंज में आते हैं। हाँ, करेक्ट। 150 के आईपीओ, करेक्ट। तो जो पेनी स्टॉक्स होते हैं वो एसएमई एक्सचेंज में लिस्टेड होती है वो कंपनीज। उनके लिए क्वार्टरली नहीं होता, उनके लिए 6 मंथली होता है। उन कंपनीज के लिए क्या होता है? 6 मंथली होता है, ठीक है। एक्चुअली मैं उनमें से मैं 2-4 कंपनीज को बहुत अच्छे से जानता हूं, क्योंकि उनका मैंने इंड AS में उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कन्वर्ट कराए थे अपने कुछ टाइम पहले, कुछ सालों की बात है। मैंने AS से इंड AS में कन्वर्ट करवाए थे, ठीक है। क्योंकि वो उसमें आ रहे थे, क्वार्टरली में कन्वर्ट हो रहे थे। वो एसएमई से उनका स्टेटस खत्म हो रहा था, तो उनके ऊपर भी इंड AS लग रहा था। सो जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होती हैं, जो एसएमई एक्सचेंज में होती है, तो उनको 6 मंथली रिपोर्टिंग करना होता है। अच्छा, अब ये जरूरी क्यों है? सेबी ने बोला तो ठीक है, पर जरूरी क्यों है ये इंफॉर्मेशन क्वार्टरली देना, 6 मंथली देना? व्हाई इट इज नेसेसरी? सिंपल सी बात है। कंपनी से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कंपनी में पैसा डाला है, कौन कौन लोग? इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, लोन प्रोवाइडर्स। यार ऑब्वियसली दे रिक्वायर और दे डिजर्व द टाइमली रिपोर्टिंग। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा इसका हाई फाई रीजन नहीं है। एक ही रीजन है, एवरीवन डिजर्व्स द टाइमली रिपोर्टिंग। जो बंदा पैसा लगा रहा है उसको टाइमली रिपोर्टिंग चाहिए। उसको आप बोलोगे हम 1 साल बाद आपको रिपोर्ट करेंगे, तो गलत है। उसको हर कुछ कुछ टाइम में रिपोर्टिंग, उनको आप अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन हर क्वार्टरली या 6 मंथली देते रहो, ठीक है। तो हर क्वार्टरली इंफॉर्मेशन हमें क्या देनी चाहिए? क्वार्टरली बैलेंस शीट। हमें बैलेंस शीट देनी चाहिए, परफॉर्मेंस कंपनी का बताना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस बताना चाहिए, कैश फ्लो बताना चाहिए। मतलब वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आप एनुअली प्रोवाइड करते हो, उसको आप इंटरिम पीरियड के हिसाब से प्रोवाइड करो। एंड फोकस करो उन ट्रांजैक्शंस पर, उन इवेंट्स पर, वो वाली इंफॉर्मेशन पर जो इंटायरली न्यू है, जो पिछले क्वार्टर में नहीं थी। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर मेजर फोकस ये होता है
कि हम कंपनी का इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस तो आपको बता ही रहे हैं, पोजीशन तो आपको बता ही रहे हैं, पर इस क्वार्टर में क्या नया हुआ, कौन से नए एक्टिविटीज हुई, कौन से नए इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस हुए जो पिछले क्वार्टर से अलग है, उन पे फोकस होता है। और ये पता चलना, टाइमली पता चलना शेयर होल्डर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है। ठीक है, सो द पर्पस इज वेरी मच क्लियर। ठीक है, सो व्हाट इज द पर्पस, what is the purpose? The purpose is to update the shareholders and other stakeholders along with the timely information. तो हमें उनको टाइमली इंफॉर्मेशन देना है। ठीक है सर, ये इंटरिम पीरियड होता क्या? बेटा इंटरिम पीरियड डिफाइन नहीं किया गया। इंड AS 34 बोलता है अगर आप 1 महीने का भी रिपोर्टिंग करते हो तो भी इंटरिम पीरियड, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 महीने का भी करते हो तो इंटरिम पीरियड। एनी पीरियड विच इज शॉर्टर देन फुल फाइनेंशियल ईयर। इंटरिम पीरियड इंड AS 34 में डिफाइंड नहीं है। मतलब इसका कि इंड AS 34 कोई क्वार्टरली पे फोकस नहीं करता, 6 मंथली पे फोकस नहीं करता, वो फोकस तो सेबी करता है। सेबी ने बोल दिया बनाना है, अब कैसे बनाना है, सेबी ने बोला तुम जाओ, तुम्हारा काम जाने। तो इंड AS 34 ने बोला मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा कि तुम कैसे बनाओगे, तुम कितने महीने का बनाओगे वो तुम्हें सेबी आंटी ने बता दिया। सेबी आंटी समझते हो, सेबी आंटी समझते हो कि नहीं? अभी सेबी की जो चेयरपर्सन है वो एंटी है ना कोई, है ना, अभी उनका अभी नाम उछला था हिंडनबर्ग रिपोर्ट में, है ना। तो वो सेबी आंटी ने बोला तो बोला, अब सेबी आंटी ने बोला 3 महीने का बनाने का, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे बनाने का 3 महीने का। 6 महीने का बनाने का मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे बनाने का 6 महीने का। ठीक है, तो इंटरिम पीरियड मतलब कोई भी पीरियड जो फुल फाइनेंशियल ईयर से शॉर्ट हो। सर फुल फाइनेंशियल ईयर कितना होता है? बेटा इंड AS 1 के अंदर मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, इंड AS 1 के अंदर पढ़ा चुका हूं कि मिनिमम 12 महीने होना जरूरी है। देखो मैं बताता हूं, इंड AS 1 के अंदर मैंने पढ़ाया था मिनिमम 12 महीने होना जरूरी है, कहीं तो पढ़ा दिए। देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग एटलीस्ट एनुअल। इंड AS 1 बोलता है कि जब तुम अपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे तो इंड AS 1 फॉलो होता है, और आपको मिनिमम, ठीक है, उनको आपको मिनिमम 1 साल का बनाना पड़ेगा। ठीक है, अरे आई बारी बड़ी बात समझ में कि नहीं? हाँ जो भी नाम है उनका बेटा, जो भी मैं तो उनको सेबी आंटी बोलता हूं। ठीक है, चलो, तो शॉर्टर देना फुल फाइनेंशियल ईयर। आगे तो ये हो गया आपका इंटरिम पीरियड। इंटरिम पीरियड बेसिकली जो एनुअल पीरियड से शॉर्टर हो। अगला इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब क्या? इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब क्या? अगर आप शॉर्टर देन फुल फाइनेंशियल ईयर के पीरियड के लिए कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, बैलेंस शीट बनाना चाहते हो, P&L बनाना चाहते हो, तो उसको कहा जाएगा इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, IFR। IFR इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अगर आप शॉर्टर देन फुल फाइनेंशियल ईयर मतलब इंटरिम पीरियड के लिए अगर आप बैलेंस शीट, P&L, नोट्स टू अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे तो उसको बोला जाएगा IFR। अब IFR 2 टाइप से बन सकते हैं, चॉइस है यहां पर, एंटिटी के पास चॉइस है। IFR 2 टाइप से बन सकते हैं। कैसे 2 टाइप से? पहला, ये यहां से इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू वाला पॉइंट है, यहां से इंपॉर्टेंट है। पहला कंप्लीट सेट, दूसरा सेट ऑफ कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 2 टाइप के सेट हो सकते हैं। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट 2 टाइप की हो सकती है, टाइप 1 कंप्लीट, टाइप 2 कंडेंस्ड। सर दोनों में फर्क क्या होता है? कंप्लीट डिट्टो सेम टू सेम जैसे तुम्हारे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, एक एक रिपोर्ट जो जो तुम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बनाते हो, हर एक नोट्स टू अकाउंट्स, हर एक डिस्क्रिप्शन, हर एक चीज का पॉइंट टू पॉइंट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर, ईच एंड एवरी डिस्क्लोजर इन डिटेल, इट इज कॉल्ड कंप्लीट सेट। तो इंटरिम पीरियड 2 टाइप से बन सकता है, ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम कौन सा सेट बनाओ। तुम कंप्लीट सेट बनाना चाहते हो या तुम कंडेंस्ड सेट बनाना चाहते हो। कंप्लीट सेट मतलब तुम्हें एज गुड एज एनुअल रिपोर्टिंग की तरह इंटरिम रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तुम्हें वो सारे नोट्स टू अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, सारे सिग्निफिकेंट पॉलिसीज, सारे डिस्क्लोजर, एवरीथिंग तुम्हें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड कंप्लीट सेट। और कंप्लीट सेट किस हिसाब से एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस हिसाब से बनता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए हमें इंड AS 1 फॉलो करना पड़ता है। तो तुम IFR बनाने के लिए भी इंड AS 1 फॉलो करोगे। IFR बनाने के लिए भी फिर तुम इंड AS 1 फॉलो करोगे, बस उस क्वार्टर के लिए। इसको कहते हैं कंप्लीट सेट। दूसरा होता है सेट ऑफ कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। IFR बोलता है, इंड AS 34 बोलता है कि देखो तुम वैसे भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हो ना,
और अभी उसने क्या बोला, फोकस किस पे होना चाहिए, न्यू इंफॉर्मेशन कौन सी जनरेट हुई है, नए इवेंट्स, नए ट्रांजेक्शन। अगर तुम आईएफआर के अंदर भी इंड एस 1 के सारे डिस्क्लोजर्स दोगे, सारे नोट्स बनाओगे, तो हो सकता है बहुत सारे शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स के लिए वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सर्च करना उस क्वार्टर की उनके लिए तकलीफ हो जाए। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि इतना सब कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट शॉर्ट में बनाओ, जो जो रिक्वायर्ड है उतना बनाओ, सारे वही घिसे पिटे डिस्क्लोजर्स जो रिपीट होते आ रहे हैं हर साल, जिनको तुम एनुअल में तो देते ही हो, वही नोट्स अकाउंट जो रिपीट होते आ रहे हैं हर साल, उनको वापस से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड focus on those notes, focus on those disclosures, those events and transactions which are totally new for this quarter, उनको डिस्क्लोज करो। बाकी जो घिसी पिटी बातें, सर घिसी पिटी बातें कौन सी होती हैं, दिखा रहा हूं मैं आपको। घिसी पिटी बातें कौन सी होती हैं, घिसी पिटी बातें जैसे इसके अंदर मैंने तुम लोगों को रिलायंस वगैरह किया एक सन उसकी रिपोर्ट दिखाई थी, आई डोंट रिमेंबर कि कहां पर है वो घिसी पिटी बातें, मतलब एक सेकंड, ये रही, हाँ सन टीवी, मैंने बीच में कभी तुम्हें सन टीवी की रिपोर्ट दिखाई थी। ये देखो ये देखो, ये सारे नोट्स डिस्क्लोजर, ये सब डिस्क्लोजर्स हैं, ये सब डिस्क्लोजर्स है, ये सब देने की जरूरत नहीं है। ये डी रिकॉग्निशन, इंपेयरमेंट, ठीक है ना, फाइनेंशियल लायबिलिटीज का कैसे रिकॉग्निशन करते हो, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करते हो, डी रिकॉग्निशन करते हो, तुम एनुअल में दे रहे हो ना, इंटरिम में क्यों दे रहे हो भाई, इंटरिम में देने की जरूरत नहीं है। उन चीजों को बताओ इंटरिम में डिस्क्लोजर्स। देखो इंटरिम में तुम ये सब नोट्स तो देने पड़ेंगे, ठीक है, जो फिगर्स से कनेक्टेड है, कैलकुलेशन बेस्ड है, बिकॉज बिकॉज बेसिकली अगर बैलेंस शीट पीएनएल बनाना है तो वो तो देना ही पड़ेगा, ये सब बैलेंस शीट पीएनएल, बट जो रिपीटेटिव चीजें उनको खत्म कर दो। तो आईएफआर कहता है कि कंडेंस्ड सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिपीटेटिव चीजों को डिस्क्लोज मत करो, रिपीटेटिव चीजों को हटा दो, इग्नोर द रिपीटेटिव आइटम्स। तो यहां पर लिख लेना, इग्नोर रिपीटेटिव डिस्क्लोजर्स एंड डोंट नोट्स। जबकि कंप्लीट मतलब प्रॉपर सब कुछ कट टू कट, बिल्कुल सब चीजें। एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मींस प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द एनुअल पीरियड, ठीक है। तो इंटरिम रिपोर्टिंग दो टाइप्स हो सकती है, कंप्लीट और कंडेंस्ड। अब ये कंपनी का चॉइस है कि कंपनी कौन सा चूज करता है। सर कंपनीज मोस्टली कौन सा चूज करते हैं बेटा, ऑफ कोर्स कंडेंस्ड, बिकॉज उनसे उनका टाइम सेव होता है, ठीक है ना, उनका टाइम सेव होता है, उनका कॉस्ट सेव होता है, तो डेफिनेटली वो कंडेंस्ड रिपोर्टिंग में ही जाते हैं, ठीक है। हाँ सर, अगर पहला साल है ऑपरेशन का और ऑपरेशन मिड ऑफ द ईयर में कहीं स्टार्ट हुआ और हम ईयर एंडिंग तक अगर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो सर वो फिर इंटरिम माना जाएगा नहीं। फर्स्ट ईयर के केस में अगर आपका करंट ईयर फर्स्ट ईयर है और आपने मान लो अक्टूबर में शुरू किया अपना फाइनेंशियल ईयर, अपना बिजनेस शुरू किया अक्टूबर में, और आप ईयर एंड कर रहे हो 31 मार्च पे, तो जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे एनुअल वाले, वो एनुअल ही माने जाएंगे, भले वो लेस देन फुल फाइनेंशियल ईयर है। क्यों? बिकॉज यहां पर फर्स्ट ईयर है। तो फर्स्ट ईयर के केस में बोला गया कि वो कोई दिक्कत नहीं, उस शॉर्टर पीरियड को इंटरिम पीरियड नहीं बोला जाएगा, शॉर्टर पीरियड को इंटरिम पीरियड नहीं माना जाएगा। तो ये समझ में आ गया, कंप्लीट सेट, कंडेंस सेट, किसी को कोई प्रॉब्लम? कंप्लीट और कंडेंस्ड, आपका फोकस क्या होना चाहिए? कंप्लीट सेट अगर बनाना है आपको इंटरिम, तो इंडेस 1 के हिसाब से बनाओ, कंडेंस्ड मतलब इंडेस 34 के हिसाब से बनाओ। अब इंडेस 34 के हिसाब से अगर तुम कंडेंस्ड सेट बनाते हो, तो क्या क्या आएगा? कंडेंस्ड बैलेंस शीट आएगी। कंडेंस मतलब कंप्रेस्ड, बेसिकली जो इंपॉर्टेंट, हर चीज का नोट्स की जरूरत नहीं है, उतना उतना रिक्वायर्ड, जितना जितना इंफॉर्मेशन है सिर्फ उसका नोट्स बनाओ, बाकी नोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंडेंस्ड पीएनएल, कंडेंस्ड चेंजेस इन इक्विटी, कंडेंस्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स कंप्राइजिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन, बट वही नोट्स, वही डिस्क्लोजर्स जो न्यूली हैं, जो रिक्वायर्ड हैं। एंटिटी may be required to or may elect to provide less information at interim dates as compared with its annual financial statement। देखो लेस इंफॉर्मेशन, एंटिटी चाहे तो इंफॉर्मेशन कम दे, चलेगा। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट फोकस ऑन, किस पे फोकस करता है? इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट किस पे फोकस करता है? न्यू एक्टिविटीज, न्यू इवेंट्स, न्यू सर्कमस्टांसेस एंड डज नॉट डुप्लीकेट द इंफॉर्मेशन प्रीवियसली रिपोर्टेड। तो अगर आप कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो उसमें आपको डुप्लीकेसी नहीं करनी है, नो डुप्लीकेसी, न्यू इवेंट्स, न्यू एक्टिविटीज, न्यू सर्कमस्टांसेस पर फोकस करना है। Now it is the choice of entity has the option to select either to prepare the complete set
और टू प्रिपेयर अ सेट ऑफ कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये पूरी तरीके से आपका चॉइस है, एंटिटी का चॉइस है कि आपको क्या करना है। शुभम, लाइक आपका चार्ट बुक, हाँ कह सकते हो चार्ट बुक, मतलब अब हमारी जो मेन बुक है वो हो गई कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और जो चार्ट बुक हो गई दैट इज कंडेंस्ड। ठीक है, एनीवेज अब तो मुझे चार्ट बुक को भी रिवाइज करना है। बहुत टाइम हो गया मैंने चार्ट बुक को रिवाइज नहीं किया है, बिकॉज अब मेरे नोट्स लगभग रिवाइज हो गए। अब जो चार्ट बुक रिवाइज करूंगा ना तो और बेहतर निकलेगी चार्ट बुक। चलिए, तो अभी तक सर कुछ नया समझा? सिर्फ एक ही चीज समझी है कि आईएफआर जो होता है उसके अंदर आपको कंप्लीट सेट या फिर कंडेंस्ड सेट के हिसाब से इंफॉर्मेशन देनी होती है। कंडेंस्ड सेट अगर आप दोगे तो इंड एस 34 लगाओगे, कंप्लीट सेट दोगे तो आपको इंड एस 1 फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप आईएफआर बनाते हो तो आपको कितने पीरियड का बनाना पड़ेगा, ये आपके लिए जरूरी है। इट्स इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है। आईएफआर बनाते हो तो किस पीरियड का बनाना पड़ेगा, ये समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। क्या एग्जांपल लिया है? सपोज द एंटिटी इज प्रिपेयरिंग आईएफआर फॉर द पीरियड जुलाई टू सितंबर। मान लो वो 3 महीने का बना रही है, सेकेंड क्वार्टर का, जुलाई 2012 से सितंबर 2012। X2 है, ध्यान रखना हमारा करंट ईयर X2 है और क्वार्टर 2 है 3 मंथ्स का। तो बताओ एंटिटी को बैलेंस शीट, P&L, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स अकाउंट्स तो ठीक है वो होते ही हैं, ये चारों किस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आते हैं बैलेंस शीट। तुम्हारा क्वार्टर 2 है तो पहली बैलेंस शीट जो बनेगी तुम्हारी इस क्वार्टर की वो क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर की बनेगी, क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर। ठीक है, तो तुम्हारी बैलेंस शीट बनेगी करंट इंटरिम पीरियड एंडिंग 30 सितंबर। इसके साथ तुम्हें इसका करस्पॉन्डिंग आइटम प्रीवियस ईयर का भी देना पड़ेगा। करस्पॉन्डिंग प्रीवियस ईयर कौन सा दोगे? अगर तुमने क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर करंट ईयर 30 सितंबर 2012 किया है तो क्या तुम्हें प्रीवियस ईयर 30 सितंबर 2011 करना पड़ेगा? नहीं। कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 11। जो तुम्हारा वो एनुअल रिपोर्टिंग हुआ था ना, बिल्कुल लास्ट रिसेंट एनुअल, वो तुम्हारा प्रीवियस ईयर बन जाएगा, वो तुम्हारा कंपैरेटिव बन जाएगा। प्रीवियस मतलब कंपैरेटिव बन जाएगा। तो अगर तुम्हारा क्वार्टर 2 है तो क्वार्टर 2 में क्या क्या आएगा? बैलेंस शीट आएगी क्वार्टर 2 की एंडिंग की, और उसके साथ कंपैरेटिव आएगा रीसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बैलेंस शीट। पहला वाला क्लियर है? बोलो ना, पहला वाला क्लियर है कि नहीं? ठीक है, यहां सितंबर है तो यहां पर भी सितंबर नहीं, पिछला वाला सितंबर नहीं, यहां पर मार्च एंडिंग। अच्छा मुझे बताओ क्वार्टर 3 होगा तो बताओ क्या आएगा? चलो बोलो, क्वार्टर 3 होगा तो क्या आएगा? तो सर क्वार्टर 3 होगा तो यहां क्या आएगा? 31 दिसंबर 2012। पर प्रीवियस ईयर क्या आएगा? बट प्रीवियस ईयर क्या आएगा? वही मार्च, प्रीवियस ईयर वही आएगा मार्च। समझे क्या? ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी बैलेंस शीट। अच्छा अब एसपीएल में आए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आए, वहां क्या होगा? तो एसपीएल सबसे बड़ा बनता है। एसपीएल के 4 कॉलम बनते हैं, 2 कॉलम करंट ईयर के, 2 कॉलम प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिव के। एसपीएल सबसे बड़ा होता है, 4 कॉलम बनते हैं। क्या क्या भूलना मत, हमारा क्वार्टर 2 है तो क्वार्टर 2 है तो क्वार्टर 2 में क्या आएगा? क्वार्टर 2 का रिपोर्टिंग तो आएगा ही आएगा, जुलाई अगस्त सितंबर। क्वार्टर 2 की सेल्स, क्वार्टर 2 का रेवेन्यूज, क्वार्टर 2 के अदर इनकम्स, क्वार्टर 2 के एक्सपेंसेस, क्वार्टर 2 की प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये हो गई तुम्हारी क्वार्टर 2। और करेस्पॉन्डिंग क्वार्टर 2 प्रीवियस ईयर का भी, करेस्पॉन्डिंग क्वार्टर 2 प्रीवियस ईयर का भी, मतलब करंट ईयर का क्वार्टर 2 वर्सेस प्रीवियस ईयर का क्वार्टर 2। ये तो हो गया 1 और 2। अब इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको तुम बोलोगे ईयर टू डेट। ईयर टू डेट ये बहुत ही कॉमन नाम है। तुम में से अगर किसी कंपनी, किसी ने आर्टिकलशिप ढंग से की हुई होगी, ढंग से मतलब किसी जगह पर आर्टिकलशिप में अगर तुम्हारा कोई ऐसा क्लाइंट होगा जो लिस्टेड एंटिटी होगा तो शायद तुमने ध्यान दिया हो। किसी का था क्या? अगर लिस्टेड एंटिटी होगा तो शायद तुमने ध्यान दिया हो। तो ईयर टू डेट आता है। ईयर टू डेट मतलब एक तो तुमने क्वार्टर 2 दिखा दिया, अब ईयर टू डेट मतलब करंट ईयर के बिगिनिंग से लेकर टिल डेट, बिगिनिंग से लेकर टिल डेट, मतलब अप्रैल से सितंबर। और कंपैरेटिव भी वैसे ही, अप्रैल से सितंबर लास्ट ईयर। कुछ आया समझ में? तो एक तो करंट क्वार्टर एंड ईयर टू डेट, इसको शॉर्ट में कैसे बोलोगे? करंट क्वार्टर पीरियड एंड ईयर टू डेट। प्रीवियस ईयर में भी क्वार्टर एंड ईयर टू डेट। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ क्वार्टर 3 होता तो क्या करते? Q3 होता, Q3 होता तो क्या करते?
Q3 में क्या करते? अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर टू दिसंबर करंट ईयर, अक्टूबर टू दिसंबर प्रीवियस ईयर। पर ईयर टू डेट में क्या लिखते? अच्छा, ईयर टू डेट में क्या लिखते? अप्रैल टू दिसंबर टिल डेट, अप्रैल टू दिसंबर, अप्रैल टू दिसंबर करंट ईयर प्रीवियस ईयर, है ना? ऐसा, क्योंकि यहां पर क्या है, रेवेन्यूज है, परफॉर्मेंस है, तो हमें ना दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से समझना जरूरी है शेयर होल्डर्स को, इसीलिए। तो बैलेंस शीट, क्वार्टर एंडिंग एंड प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंडिंग, P&L क्वार्टर क्वार्टर एंड ईयर टू डेट, ईयर टू डेट। अब आ जाते हैं सोकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये सिर्फ ईयर टू डेट आएगा, और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज सिर्फ ईयर टू डेट आएगा, करंट क्वार्टर का नहीं आएगा, करंट क्वार्टर नहीं आएगा, ओनली ईयर टू डेट, ईयर टू डेट, ईयर टू डेट, ईयर टू डेट। है भले क्वार्टर टू, है भले क्वार्टर टू, पर आएगा क्या? अप्रैल टू दिसंबर, अप्रैल टू दिसंबर, समझ गए? तो ये पीरियड फॉर द IFR काउंट किया जाता है। बोलो जी, क्लियर? तो बैलेंस शीट, करंट क्वार्टर एंडिंग एज वेल एज प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंडिंग, P&L करंट क्वार्टर कंपैरेटिव का लास्ट ईयर का क्वार्टर, ईयर टू डेट, ईयर टू डेट, सोकी और कैश फ्लो ईयर टू डेट, ईयर टू डेट, बस। तो इस इंड AS 34 का सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंटेंट ये तो है ही सही। अब ये है तो इसका मतलब ये मत एक्सपेक्ट करना कि इस पे सवाल आ जाएगा, बहुत ही कम चांसेस है। ये रियल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल नहीं आएगा कि बताइए पहला वो जो कौन कौन से पीरियड इन्वॉल्व होते हैं। अब तो बहुत मुश्किल है, मतलब कि वो सवाल तुमसे सीए फाइनल लेवल पे पूछा जाए। इंटर लेवल पे फिर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इंटर लेवल पे भी अब ये स्टैंडर्ड आ चुका है AS 25 करके, ठीक है? तो आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। नाउ 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 रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स। अगर तुम्हारे एग्जाम्स के लिए जरूरी है तो ये जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, एग्जाम के लिए यही जरूरी है, बस इसको पढ़ो और घर जाओ, ऐसा वाला सिस्टम है। क्या है सर ये? रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। पहले पहले मैं आपको बता दूं करना क्या है। मैं क्वार्टर टू की अकाउंट IFR रिपोर्टिंग करूंगा, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करूंगा क्वार्टर टू की। मतलब मैं क्वार्टर टू का P&L बनाने वाला हूं, मतलब मुझे क्वार्टर टू के P&L में क्वार्टर टू की सेल, क्वार्टर टू के एक्सपेंसेस चाहिए, ठीक है? समझना ध्यान से। पहला सवाल आता है कि जो मैं ये IFR कर रहा हूं, जो ये क्वार्टरली इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, क्या मुझे यहां पर सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए जो अकाउंटिंग पॉलिसी मैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कर रहा हूं? क्या मुझे सेम टू सेम अकाउंटिंग पॉलिसी, सेम टू सेम मेजरमेंट बेसिस, वही इंड AS जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लगते हैं वही इंड AS यहां लगाने हैं? सर ऐसा क्यों पूछ रहे हो, वो तो वही होगा ना? नहीं, इंड AS 108 पढ़ाया था मैंने तुम्हें पिछला, वहां मैंने तुम्हें बोला था कि अगर तुम सेगमेंट रिपोर्टिंग करते हो तो सेगमेंट रिपोर्टिंग के अंदर मेजरमेंट बेसिस कुड बी द डिफरेंट फ्रॉम द मेजरमेंट बेसिस फॉलोड इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंड AS 108 में याद है तुम लोगों को, मैंने बताया था कि इंड AS 108 में जो भी तुम सेगमेंट रिपोर्टिंग करोगे वो मेजरमेंट बेसिस तुम CODM के हिसाब से करोगे, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर के अकॉर्डिंग करोगे। चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर अगर कैश बेसिस पे रिपोर्टिंग चाहता है तो तुम सेगमेंट रिपोर्टिंग कैश बेसिस पे करोगे, तुम्हारे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्रूअल बेसिस पे होते हैं। उसका एक एग्जांपल भी था, इन्वेंट्री को तुम मेजर करते हो वेटेड एवरेज बेसिस पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, पर CODM को चाहिए रहता है FIFO, तो तुम सेगमेंट रिपोर्टिंग के अंदर FIFO के हिसाब से शो करोगे अपनी इन्वेंट्री को। याद है कि नहीं? और रिकंसिलेशन देना पड़ेगा, करेक्ट। तो वही पॉइंट यहां पर भी एक पॉइंट क्वेश्चन रेज होता है कि सर जो मैं IFR बनाऊंगा वो IFR के अंदर क्या मैं सेम अकाउंटिंग पॉलिसी, सेम मेजरमेंट प्रिंसिपल्स जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फॉलो किए गए क्या वही रखूंगा? द आंसर इज यस। यहां पर CODM का कोई रोल नहीं है, यहां पर तुम वही रखोगे, सेम टू सेम अकाउंटिंग पॉलिसी, सेम टू सेम मेजरमेंट प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे जो तुमने अपने मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फॉलो किया था। हाँ, पर अगर मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो फॉलो की थी पॉलिसी, उसके बाद मान लो तुमने पॉलिसी चेंज कर दी और उस चेंज पॉलिसी को तुम अपने अगले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट करोगे, तो तुम न्यू वाली पॉलिसी को IFR में भी रिफ्लेक्ट करो। फिर तुम लास्ट मोस्ट रीसेंट वाली चेंज सेम टू सेम मत रखो। मतलब तुमने लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेंट्री को FIFO किया था, पर अब तुमने डिसाइड किया कि अब तुम इन्वेंट्री को वेटेड एवरेज करोगे। अगले साल जब तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो वेटेड एवरेज के हिसाब से होगा। अभी जो तुम IFR बना रहे हो वो भी तुम वेटेड एवरेज के हिसाब से कर सकते हो, वो तुम मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से भले मत करो, क्योंकि तुमने अकाउंटिंग पॉलिसी ऑल टुगेदर चेंज कर दी।
तो आपको क्या करना है, आपको सेम अकाउंटिंग पॉलिसी के साथ चलना है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, अब मैं क्वार्टर टू की इनकम्स दिखाऊंगा आईएफआर में, क्वार्टर टू के एक्सपेंसेस दिखाऊंगा। सर मैं क्वार्टर टू के अंदर भी इंपेयरमेंट लगा सकता हूं क्या, इंड एस 36? बेटा तुम्हें सारे इंडेस लगाने हैं। अब जब तुम क्वार्टरली इंफॉर्मेशन बना रहे हो, मतलब क्वार्टरली मैं बार बार बोल रहा हूं एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इंडिया 34 के अकॉर्डिंग मैं उसको बोलूंगा इंटरिम पीरियड। जब तुम इंटरिम रिपोर्टिंग कर रहे हो तो तुम सारे के सारे इंडेस लगाओगे, इंडेस 36 भी लगाओगे। सर 36 आपने वैसे नाम क्यों लिया? बेटा इंपेयरमेंट। इंपेयरमेंट क्या बोलता है कि बैलेंस शीट डेट पर तुम्हें अप टू टिल डेट तक का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आपको इंपेयरमेंट लगाना होता है। गुडविल को भी इंपेयर करना होता है। गुडविल का तो एनुअल इंपेयरमेंट मैंडेटरी है। तो सर गुडविल का जैसे एनुअल इंपेयरमेंट मैंडेटरी है, तो सर मुझे उसको इंटरिम बेसिस पे इंपेयर करना पड़ेगा? आंसर इज यस। अब तुम गुडविल को क्वार्टरली क्वार्टरली इंपेयरमेंट करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा। तुम पूरे एनुअल इंटरिम पीरियड की कैलकुलेशन करके रखो, उसको डिवाइड बाय 4 कर दो, यही होता है। अच्छा ओके। सर मुझे क्वार्टरली क्वार्टरली टैक्स एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मुझे इंडेस 12 भी मुझे क्वार्टरली क्वार्टरली डिटेल करना पड़ेगा? हाँ। इंडेस 36 इंपेयरमेंट? हाँ। अच्छा सर मुझे वो इंडेस 21 फॉरेन एक्सचेंज गेन्स लॉसेस क्वार्टरली क्वार्टरली? हाँ, क्योंकि वो तो ट्रांजेक्शन हुए, सब करना पड़ेगा। अब तुम्हें हर एक चीज क्वार्टरली बेसिस पर हर एक इंडेस फॉलो करना पड़ेगा। बोलो बेटा आया समझ में कि नहीं? बोलिए क्लियर है कि नहीं? सो यू हैव टू फॉलो ऑल द इंडेस ऑन इंटरिम पीरियड ऑल्सो। तो लिख लो, यहां पर लिखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉलो ऑल इंडेस ऑन आईएफआर ऑल्सो। आईएफआर के अंदर आपको सारे के सारे इंडेस फॉलो करने हैं, ठीक है? अब कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स बता देता हूं जो तुम्हारे लिए जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स बता देता हूं, आ जाओ। पहला, सेम अकाउंटिंग पॉलिसी एज एनुअल। यस, आपको सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करना है। Entity shall apply the same accounting policy in its interim financial statements as are applied in its annual financial statements, except for accounting policy changes made after the date of most recent financial statement which are to be reflected in the next annual financial statement. तो जो तुमने अपने मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की थी, तुम्हें वही फॉलो करनी पड़ेगी। हाँ, पर अगर मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद अगर तुमने कोई पॉलिसी ऑल टुगेदर चेंज कर दी, जिसको तुम नेक्स्ट ईयर भी फॉलो करोगे, कंटिन्यू करोगे, तो तुम न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपने आईएफआर बना सकते हो, जैसा मैंने तुम्हें बोला, ठीक है? नेक्स्ट, रेवेन्यू एंड इनकम्स, रिकॉग्निशन ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे मैक्सिमम सवाल आएंगे तुम्हारे, मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हें इसी पॉइंट पर पूछे जाएंगे, ध्यान से सुनना। इनकम्स एक्सपेंसेस शैल बी फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड इन द सेम इंटरिम पीरियड इन विच दे आर अर्न्ड और इनकर्ड। सवाल ऐसा आएगा कि ना करंट क्वार्टर मेरा क्वार्टर 1 है, उसकी सेल ना मेरी बहुत हैवी सेल हो गई है, और मुझे पता है कि क्वार्टर 2 में मेरी सेल बहुत कम होगी। क्वार्टर 1 में मेरी सेल अच्छी खासी हो गई है, मतलब टोटल एक्सपेक्टेड सेल का 50% सेल मेरा क्वार्टर 1 में हो गया है, एंड आई नो वेरी वेल कि क्वार्टर 2 मेरा ज्यादा अच्छा नहीं होने वाला। तो क्या मैं अपनी क्वार्टर 1 की सेल का कुछ हिस्सा पोस्टपोन कर दूं, उसको अगले क्वार्टर में ले जाऊं? क्या मैं उसको डेफर करूं? द आंसर इज नो, यू कैन नॉट डेफर एनी इनकम और एनी एक्सपेंस। एक एक्सेप्शन है, वो नीचे मिल जाएगा तुम्हें। यू कैन नॉट डेफर इनकम्स एक्सपेंसेस शैल बी फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड इन द सेम इंटरिम पीरियड इन विच दे आर अर्न्ड और इनकर्ड। अर्न्ड मतलब रेवेन्यू, इनकर्ड मतलब एक्सपेंस, सेम टू सेम एक्सपेंस के साथ है। चलो दूसरा केस देता हूं। मैं ना सेकेंड क्वार्टर में बहुत ज्यादा एक बड़ा एक्सपेंस करने वाला हूं, एडवर्टाइजिंग का। वो सेकेंड क्वार्टर में बहुत बड़ा एक्सपेंस होगा, तो एक काम करूं, मैं वो सेकेंड क्वार्टर में करने वाला हूं ना, तो उसका कुछ हिस्सा पहले से ही क्वार्टर 1 में दिखा दूं। जवाब दो, उसका कुछ हिस्सा पहले से ही क्वार्टर 1 में दिखा दूं क्या? इसको बोलते हैं एंटिसिपेशन। यू कैन नॉट एंटिसिपेट एनी एक्सपेंस। एक होता है वर्ड एंटिसिपेशन, एक वर्ड होता है डेफर। एंटिसिपेशन मतलब खर्चा फ्यूचर में करूंगा, उसको पहले से ही क्वार्टर 1 में थोड़ा सा दिखा दूं, एंटिसिपेशन। यू कैन नॉट डू एंटिसिपेशन। डेफर, अभी कर लिया पर इसको मैं अभी ना दिखा के अगले महीने दिखाऊं, अगले क्वार्टर दिखाऊं, यू कैन नॉट डेफर। तो ना तू डेफर कर सकता है, ना तू एंटिसिपेट कर सकता है। कुछ एक्सेप्शन है, उसको बाद में समझेंगे।
ठीक है, तो जिस क्वार्टर में जो इनकम हुई उसी में दिखा, जिस क्वार्टर में जो एक्सपेंस हुआ उसी में दिखा। एंटिटी शुड नॉट डेफर द एक्सपेंस टू नेक्स्ट पीरियड, तू उसको डेफर करके अगले पीरियड में मत ले जा। और डू नॉट एंटिसिपेट द एक्सपेंस अर्ली फ्रॉम द नेक्स्ट पीरियड, नेक्स्ट पीरियड से तू उसको अर्ली एंटिसिपेट मत कर ऑन द अजम्पशन ऑफ हायर और लोअर सेल्स इन दोस पीरियड। ये बोल के कि ना अभी की सेल बहुत ज्यादा है तो मुझे खर्चा भी ज्यादा दिखाना पड़ेगा, खर्चे मेरे अगले क्वार्टर में होने वाले, तो उनका क्वार्टर का कुछ खर्चा मैं अभी दिखा देता हूं ताकि सेल से सेट ऑफ हो जाए। नहीं, यू कैन नॉट डू दैट। नो एंटिसिपेशन, नो डेफरमेंट, सिंपल। तो सर किसी का अलाउड है क्या? एक ही चीज का अलाउड है, बोनस टू एम्प्लॉइज कैन बी डेफर्ड और एंटिसिपेटेड। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बोनस को कर सकते हो, बोनस को कर सकते हो, इस पे भी मैं आऊंगा बाद में। तो बोनस को एंटिसिपेट कर सकते हैं, हाँ। क्यों यार? बोनस का ऐसा है कि ना बोनस का खर्चा पहले से ही पता है हर साल होगा ही होगा। अगर बोनस कंपनी हर साल दे रही है, कंपनी की लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, ठीक है ना, और हर साल कंपनी नवंबर मंथ में दिवाली टाइम पर बोनस देती ही है, तो यहां पर कंपनी उसको एंटिसिपेट कर सकती है। और भले वो क्वार्टर 3 में बोनस दिया गया है, उसको क्वार्टर 1 में थोड़ा सा दिखाया जाएगा, फिर क्वार्टर 2 में दिखाया जाएगा, फिर क्वार्टर 3 में, फिर क्वार्टर 4 में, क्योंकि बोनस ईयरली बोनस है और वो नवंबर में दिया ही जाता है। तो बोनस के केस में तुम उसको एक्सेप्ट मान लो, बाकी तुम उसके अंदर कोई भी एक्सपेंस इनकम को एंटिसिपेट और डेफर मत करना। कौन कौन से आइटम्स है जिनको तुम एंटिसिपेट और डेफर नहीं करोगे? मेजरली जो तुम्हें क्वेश्चन के अंदर पूछे जा सकते हैं, बैड डेट्स नहीं होगा, मार्केटिंग प्रमोशन के खर्चे, डेप्रिसिएशन का खर्चा, इंप्लॉय बेनिफिट के खर्चे, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन लोन्स, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ये दुनिया भर के खर्चे तुम्हारे डेफरमेंट में नहीं आएंगे, तुम्हारे एंटिसिपेशन में नहीं आएंगे। बोलो बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं? भले तुम्हारा रेवेन्यू सीजनली अर्न हो रहा है, साइक्लिकली अर्न हो रहा है, ऑकेशनली अर्न हो रहा है, तुम उसको एंटिसिपेट और डेफर नहीं कर सकते हो। सर ये सीजनली, साइक्लिकली, ऑकेशनली क्या होता है? सीजनली मतलब सीजनल बिजनेस है, गर्मियों में ही बिजनेस अच्छा होता है, सर्दियों में बारिश में बिजनेस ज्यादा अच्छा नहीं होता। तो तुम्हारा जो सर्दियों और बारिश वाला क्वार्टर है उसमें तो तुम्हारा लॉस दिखेगा। तो तुम बोल रहे हो एक काम करता हूं, मैं ना उसको डेफर कर लेता हूं, जो मेरा समर्स में अच्छा बिजनेस हुआ है उसको मैं डेफर कर लेता हूं विंटर्स में। नहीं, साइक्लिकली कुछ साइकिल अच्छी रहती है, कुछ साइकिल अच्छी नहीं रहती है, ऑकेशनली। तो सीजनली, साइक्लिकली, ऑकेशनली तुम कोई डेफरमेंट, कोई एंटिसिपेशन नहीं करोगे, ठीक है ना। जैसे अगर तुम्हें डिविडेंड मिल रहा है तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स पर और तुम्हें पता है तुम्हें डिविडेंड मिला थर्ड क्वार्टर में, तो तुम ये नहीं बोल सकते कि डिविडेंड मुझे थर्ड क्वार्टर में मिला, पर मिला तो पूरे साल भर का ना, तो डिविडेंड का ना फर्स्ट क्वार्टर में भी कुछ दिखा देता हूं, सेकंड क्वार्टर में भी दिखा देता हूं, थर्ड में और फोर्थ में दिखा देता हूं। नहीं 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 नहीं, उसकी साइकिल भले तुम्हें वो थर्ड क्वार्टर में मिल रही है, पर तुम डिविडेंड को एंटिसिपेट और डेफरमेंट नहीं कर सकते हो। रॉयल्टी, गवर्नमेंट ग्रांट्स, इनका कोई एंटिसिपेशन और डेफरमेंट नहीं हो सकता। सर इस पॉइंट से हमें ओवरऑल क्या समझा? बोनस को छोड़कर कोई एंटिसिपेशन नहीं, कोई डेफरमेंट नहीं, जो जिस क्वार्टर का है उसी क्वार्टर में दिखेगा। बोलो आया समझ में कि नहीं? जल्दी बोलिए। आया समझ में कि नहीं? तो सर इस पर मैं ना आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाना चाहता हूं, करवाना चाहता हूं, एक आध क्वेश्चन करवा लूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। ऑल दो क्यूआर है बट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्यूआर की, बिना क्यूआर के भी ये चैप्टर हो जाएगा। आ जाओ। ABC Limited manufactures automobile parts. ABC Limited has shown a net profit of 20 lakh rupees for the third quarter of 2000x1. तो 20 लाख का प्रॉफिट उसने कमाया है। फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर मेड व्हाइल कंप्यूटिंग द नेट प्रॉफिट। उसने नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ये 4 एडजस्टमेंट्स किए। बताइए उसका नेट प्रॉफिट सही है कि नहीं, ये 4 एडजस्टमेंट्स को देखने के बाद। तो आइए, पहला, बैड डेट उसके हुए थे 1 लाख रुपीज के ड्यूरिंग द क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर में उसके बैड डेट हुए थे 1 लाख रुपीज के। 50% ऑफ द बैड डेट्स हैव बीन डेफर्ड टू द नेक्स्ट क्वार्टर। वो फोर्थ क्वार्टर में ले गया। बताओ उसने सही किया कि नहीं? बताओ उसने सही किया कि नहीं? बैड डेट्स उसके 1 लाख के हुए थे थर्ड क्वार्टर में, उसने 50% बैड डेट्स को डेफर कर लिया, मतलब उसने सिर्फ 50,000 ही बुक किया है। तो मुझे बताओ क्या उसका प्रॉफिट 20 लाख का सही है? नहीं। क्या 20 लाख में से उसका 1 लाख माइनस हुआ है कि 50,000 माइनस हुआ है? बोलो, क्या 20 लाख जो आया है वो ऑलरेडी क्या माइनस हो क्या है? सिर्फ 50,000। बताओ सही प्रॉफिट निकालने के लिए और क्या माइनस करोगे? जल्दी बताओ, सही प्रॉफिट निकालने के लिए और क्या माइनस करोगे? 50,000 और माइनस करना पड़ेगा, प्रॉफिट हो जाएगा 19,50,000। जवाब स्टार्टिंग में प्रोविजन देके रखना है अपने को कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस कैन नॉट बी डेफर्ड और एंटिसिपेटेड, ठीक है। दूसरा, एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ 450 रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। हाँ ठीक है, सही है। उसने करंट क्वार्टर में बोल रहा है ना ऊपर
फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर मेड व्हाइल कंप्यूटिंग द नेट प्रॉफिट। तो उसने नेट प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस किया है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो उसी पीरियड में लगा एडिशनल डेप्रिसिएशन तो बिल्कुल माइनस कर सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? सर क्यों नहीं हो सकता एडिशनल डेप्रिसिएशन? उसने करंट क्वार्टर में एसेट्स भी तो खरीदी होंगी ना भाई, करंट क्वार्टर में उसने ज्यादा एसेट्स परचेज कर ली होंगी, तो उसका एडिशनल डेप्रिसिएशन आ गया, उससे प्रॉब्लम क्या है? करंट क्वार्टर का आएगा। Exceptional loss of 28,000 incurred during the third quarter. 50% of the exceptional loss have been deferred to the next quarter. Same पेडेड की तरह एक्सेप्शनल लॉस 28 हुआ पर उसने 50% आगे बढ़ा दिया। नहीं, गलत है। बताओ कितना ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा? 14। और कितना करना चाहिए? 14 और करना चाहिए। माइनस करो, चलो 14 और माइनस करो। 1950 तक पहुंच गए थे, 14 और माइनस करो, कितना हो गया? 1936। अगला 5 लाख एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस pertaining to the third quarter is deferred on the argument that fourth quarter will have more sales। चौथे क्वार्टर में ज्यादा सेल होगी तो 5 लाख का खर्चा भी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी मैं चौथे क्वार्टर में दिखा दूंगा ना। हुआ थर्ड क्वार्टर में पर दिखाऊंगा चौथे क्वार्टर में। क्या ये इसका सही आर्ग्यूमेंट है? फोर्थ क्वार्टर शुड बी डेबिटेड बाय द हायर एक्सपेंडिचर आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट ऑल द क्वार्टर्स। क्या सर सही है क्या? नहीं, गलत है। हम डेफरमेंट नहीं कर सकते। तो 5 लाख माइनस करो 1936 में से, करो माइनस जल्दी। कितना आया? 1436। उसका करेक्ट प्रॉफिट कितना होगा? 1436। बाकी आपको हर आइटम की रीजनिंग बतानी है कि वो क्यों क्यों गलत है। ठीक है, एडिशनल डेप्रिसिएशन तो सही है। बोलो बेटा, क्लियर हुआ? समझ आया? तो यू कैन रेफर क्वेश्चन नंबर 5, यहां लिख लो, रेफर क्वेश्चन नंबर 5। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। चलो अगला पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है फिक्स्ड ओवरहेड्स अलोकेटेड टू द प्रोडक्शन। इसमें मैंने कुछ लिख के रखा है, वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, अभी मत लिखो, पहले समझ जाते हैं कि क्या है। देखो तुम सब जानते हो इंड एएस 2 जब मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को, इंड एएस 2 पढ़ाया था, तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था, भूल गए होगे थोड़ा सा, तो मैं इसलिए बता देता हूं कि फिक्स्ड ओवरहेड्स को नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पर अलोकेट करते हैं। नॉर्मल कैपेसिटी बेसिस पे उसका अलोकेशन होता है। फिक्स्ड ओवरहेड्स का अलोकेशन इन्वेंट्री के अंदर, ऐसा कुछ कुछ याद आ रहा होगा कि फिक्स्ड ओवरहेड्स के अंदर जो फिक्स्ड ओवरहेड्स का जो अलोकेशन होता है इन्वेंट्री की कॉस्ट में, वो नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पर होता है। इतना याद आ रहा है कि नहीं? पर मैंने इसमें यह भी बताया था कि अगर एक्चुअल कैपेसिटी ज्यादा है, एक्सेप्शनली अगर एक्चुअल कैपेसिटी ज्यादा है, तो एक्चुअल कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी विच एवर इज हायर बोला था उस केस में। ठीक है, ये बहुत ही एक्सेप्शनल सिचुएशन होती है कि एक्चुअल कैपेसिटी आपकी ज्यादा हो जाए तो आपको जो अलोकेशन रेट होता है वो एक्चुअल कैपेसिटी के हिसाब से रखना पड़ता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइड बाय नॉर्मल कैपेसिटी या एक्चुअल कैपेसिटी नॉर्मल कैपेसिटी विच एवर इज हायर। मान लो आपके फिक्स्ड ओवरहेड्स है 15 लाख और आपकी नॉर्मल कैपेसिटी है 5 लाख यूनिट्स, तो आपको कितना मिलेगा? आपको 3 पर यूनिट के हिसाब से अलोकेशन करना पड़ेगा। अब आपका मान लो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ 4 लाख यूनिट्स का, एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ 4 लाख यूनिट्स का, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे 3 रुपीज के हिसाब से। 4 लाख इंटू 3 कितना हुआ? 12 लाख। मतलब आप फिक्स ओवरहेड्स 12 लाख रुपीस को एब्जॉर्ब करोगे, एब्जॉर्ब्ड, और बाकी के 3 लाख रुपीस कहां चले जाएंगे? इन्वेंट्री के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, सॉरी इन्वेंट्री बोल रहा हूं, बाकी के 3 लाख कहां चले जाएंगे? P&L में चले जाएंगे। यही डिस्कस किया था। अब देखो ये कैलकुलेशन कितनी आसान है जब आप एनुअल बेसिस पे करते हो, पर यही कैलकुलेशन अगर सोचो क्वार्टरली करनी पड़ जाए, क्वार्टरली करनी पड़ जाए तो वो चक्कर है बॉस, तो चक्कर है। तो क्वार्टरली कैसे होगा? आओ समझते हैं क्वार्टरली कैसे होगा। आ जाओ। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, तुम फिक्स्ड ओवरहेड का रेट तो पूरा निकालोगे एनुअल बेसिस पर। एनुअल बेसिस तुम रेट पूरा एनुअल बेसिस पे निकालोगे। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइड बाय हायर ऑफ नॉर्मल और एक्चुअल कैपेसिटी। सर ये एनुअल बेसिस पे कैसे निकलेगा? अभी तो मैं फर्स्ट क्वार्टर में खड़ा हूं, सेकंड थर्ड फोर्थ क्वार्टर तो हुआ ही नहीं है बेटा। एस्टिमेटेड निकलेगा ना बेटा, एस्टिमेटेड, ये एस्टिमेटेड होगा, ये एस्टिमेटेड होगा, और इसको बार बार रिवाइज करना पड़ सकता है।
तो पहले तुम एक एब्जॉर्प्शन रेट निकालोगे। तुमने रेट निकाल लिया, मान लो आ गया तुम्हारा 3 रुपए, रेट निकाला। अब अलोकेशन ऑफ फिक्स ओवरहेड, अब सुनो ध्यान से सुनना, अलोकेशन ऑफ फिक्स। मान लो तुम्हारा Q1 चल रहा है, Q1 क्वार्टर वन में तुम्हारा, अच्छा तुम्हारा ये 3 रुपए निकला था, ठीक है। हायर ऑफ नॉर्मल और एक्चुअल कैपेसिटी, हायर ऑफ नॉर्मल और एक्चुअल कैपेसिटी, तो मान लो तुम्हारी टोटल कैपेसिटी थी 4000 यूनिट, 1000 यूनिट्स पर क्वार्टर, ऐसा एक्सपेक्टेड था कि 1000 यूनिट्स तुम पर क्वार्टर बनाओगे और तुम्हारा एनुअल कैपेसिटी हो गया 4000 क्वार्टर। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, क्वार्टर वन में मान लो तुमने बनाए 800 यूनिट्स, 800 यूनिट्स। चलो करो 3 मल्टीप्लाई बाय 800, 3 मल्टीप्लाई बाय 800 कितना आया? 2400। 2400 को तुम किस में एलोकेट कर दोगे? इन्वेंट्री में। मान लो क्वार्टर वन का जो तुम्हारा खर्चा है, मान लो क्वार्टर वन का जो फिक्स्ड ओवरहेड्स आया है, वो आया है 2500। क्वार्टर वन का फिक्स्ड ओवरहेड्स आया है 2500, जबकि एलोकेट कितना करोगे? 2400। तो बताओ पीएनएल में कितना डालोगे? क्वार्टर वन के पीएनएल में कितना डालोगे? पीएनएल में डालोगे 100। पीएनएल में कितना डालोगे? 100। याद रखना तुमने पीएनएल में 100 डाल दिया, याद रखना तुमने पीएनएल में 100 डाल दिया है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब आते हैं क्वार्टर टू पे। 2 मिनट, क्वार्टर टू पे आते हैं, सुनना ध्यान से। क्वार्टर टू में तुम्हारा प्रोडक्शन हुआ है 950 यूनिट्स का, क्वार्टर टू में तुम्हारा प्रोडक्शन हुआ है 950 यूनिट्स का, और क्वार्टर टू में तुम्हारे फिक्स्ड ओवरहेड्स हो गए 2500 हुए। चलो करो 3 रुपए मल्टीप्लाई बाय 950, क्या करोगे? 3 रुपए मल्टीप्लाई बाय 950 करोगे? रुक जाओ। क्वार्टर टू में आने के लिए तुम्हें ईयर टू डेट करना पड़ेगा, टिल डेट करना पड़ेगा। तुम्हें सिर्फ 950 नहीं करना है, ईयर टू डेट करना है, मतलब क्वार्टर वन क्वार्टर टू मिलाकर एब्जॉर्प्शन करना है। तो बताओ क्वार्टर वन का कितना था? 800, और क्वार्टर टू का कितना था? 950। करो 800 और 950, 1750 मल्टीप्लाई बाय 3, 5250। तुम्हारा 5250 का एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। कितना एब्जॉर्प्शन होना चाहिए? 5250 का एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। बोलो ना बेटा, समझ में आया कि नहीं? अब मुझे बताओ 5250 में से तुमने लास्ट ईयर कितना ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लिया था? माइनस करो। 5250 में से तुमने 2400 एब्जॉर्ब कर लिए थे, करो माइनस, कितना बचा? 2850। 2850 इस बार एब्जॉर्ब होने चाहिए, जबकि इस बार एक्चुअल खर्चा हुआ ही कितना है? इस बार एक्चुअल खर्चा कितना हुआ है? 2500। इस बार एक्चुअल खर्चा कितना हुआ है? 2500। तो बताओ कितना अंडर एब्जॉर्प्शन हो रहा है? 350। उसमें से तुम बोलोगे कि पिछले क्वार्टर में ओवर एब्जॉर्प्शन ना हो, इस वजह से मैंने 100 रुपए पीएनएल में डाले थे। याद करो, 100 रुपए पीएनएल में डाले थे। तुमने 100 रुपीज पीएनएल में डाले थे कि नहीं डाले थे? अगर वो 100 रुपीज पीएनएल में नहीं डालते तो आज तक 2500 ये और 2500 ये मिलकर कम से कम 5000 तो एब्जॉर्ब हो चुका होना चाहिए था। तो इंड एस कहता है कि जो पिछले वाले क्वार्टर में तुमने 100 रुपए पीएनएल में डाले थे, इस क्वार्टर में रिवर्स करो, इस क्वार्टर में इनकम बुक करके रिवर्स करो। 100 रुपए जो तुमने लास्ट क्वार्टर के पीएनएल में डाले थे ना, उसको हटा के इस बार इन्वेंट्री में बुक करो, तो 100 को तुम करोगे रिवर्स। पर सर 100 को रिवर्स करने के बाद भी तो सर 250 का डिफरेंस आ रहा है, वो अपन थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में देख लेंगे। कुछ आया मेरी बात समझ में? क्या बोल रहा हूं? कुछ आया मेरी बात समझ में? मैं आपको इसका एक प्रॉपर क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे आपको और क्लियर होगा। तो देखो अभी यहां पर लिखा क्या है, पहले मैं ये सारे फिगर्स 2 मिनट मिटा देता हूं, ध्यान से देखो लिखा क्या है। सबसे पहले तुम्हें रेट निकालना है। अच्छा, ये रेट क्या एक बार निकल गया मतलब निकल गया? नहीं, ये रेट बार बार रिवाइज हो सकता है क्वार्टरली। अब रेट निकल गया तो उसके बाद क्या करना है? चलो रेट आ गया, रेट के बाद क्या करना है? अलोकेशन करना है। कैसे? एक्चुअल प्रोडक्शन ईयर टू डेट, बेटा ये जरूरी है।
ईयर टू डेट, एक्चुअल प्रोडक्शन ईयर टू डेट मल्टीप्लाई बाय रेट, ऊपर का रेट, माइनस एब्सॉर्ब्ड टिल लास्ट इंटरिम पीरियड, लास्ट इंटरिम पीरियड तक कितना एब्सॉर्ब कर चुके हो, लास्ट इंटरिम पीरियड तक कितना एब्सॉर्ब कर चुके हो, बाकी का तुम्हें करंट पीरियड में एब्सॉर्ब करना पड़ेगा। बोलो बेटा आया समझ में कि नहीं, बोलो बेटा। अगर डिफरेंस आ रहा है, बाकी का एक्सपेंस बच जाता है, तो वो कहां जाएगा, पीएनएल में। और अगर उल्टा हो रहा है कि यार ये तो कम एब्सॉर्ब हुआ, ज्यादा होना चाहिए, तो इसको पढ़ो, रिवर्सल फ्रॉम अर्लियर इंटरिम पीरियड पीएनएल में ऑल्सो भी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ अंडर रिकवरी। अब इसको लिख लो, अब इसको लिख लो, रिवर्सल फ्रॉम अर्लियर इंटरिम पीरियड पीएनएल, अगर तुमने कुछ अर्लियर इंटरिम पीरियड के पीएनएल में डाला था, क्योंकि वो ओवर रिकवरी हो रही थी, तो तुमने पीएनएल में डाल दिया था, तो इस केस पे करंट पीरियड में अगर अंडर रिकवरी हो रही है, तो तुम पिछले पीएनएल से रिवर्स करोगे, मतलब करंट इंटरिम पीरियड के पीएनएल में तुम इनकम बुक करोगे, क्योंकि तुमने पिछले वाले क्वार्टर में एक्सपेंस बुक किया था, अब तुम रिवर्स करोगे और रिवर्सल करना पड़ेगा पीएनएल में, और वो जाके रिकवरी हो जाएगी इन्वेंट्री में, मतलब इन्वेंट्री की कॉस्ट में जाके जुड़ जाएगा वो। बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं। सर एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाओ, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, इनकम बुक करनी पड़ेगी रिवर्सल, क्योंकि तुमने पिछले क्वार्टर में पीएनएल में एक्सपेंस बुक किया था, अब तुम्हें इन्वेंट्री अकाउंट में ऐड करना है और एक्सपेंस को रिवर्स करना है, मतलब पीएनएल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं। और ये क्या है, रिमेनिंग फिक्स ओवरहेड्स, टोटल फिक्स ओवरहेड्स लेस एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स आर चार्ज टू पीएनएल, ये इन केस ऑफ एडिशनल एक्सपेंस। अगर एडिशनल एक्सपेंस है जिसको आप इन्वेंट्री में रिकवर नहीं करना चाह रहे हो, तो वो पीएनएल में जाएगा। गाइस मुझे बताओ समझ में आया ये फिक्स ओवरहेड्स वाला केस। देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन होना चाहिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर लिख दो, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ, इसको एग्जाम कर दो, इसको एग्जाम कर दो। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर इज 10,000, पूरे फाइनेंशियल ईयर के ओवरहेड्स कितने हैं, 10,000। नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर आफ्टर कंसिडरिंग प्लान्ड मेंटेनेंस, नॉर्मल ब्रेकडाउन, ऑल्सो कंसिडरिंग द फ्यूचर डिमांड इज 2000 मेट्रिक टन। तो वो बोल रहा है कि पूरे साल भर में 2000 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन होगा, बीच में ब्रेकडाउन आएगा, बीच में कुछ डिमांड बढ़ भी सकती है, बीच में मेंटेनेंस के कारण बंद रखना पड़ सकता है, ये सारी चीजों को कंसीडर करके चलें तो हम 2000 मेट्रिक टन बना सकते हैं, और हमारा टोटल खर्चा आएगा 10,000। तो बेटा रेट कितना हो गया जल्दी बोलो, 10,000 डिवाइड बाय 2000 करो, कितना हो गया, 10,000 डिवाइड बाय 2000, ये हो गया 5, हाँ नहीं 5, हाँ सही है ना, 5 रुपए का रेट आ गया। इट इज कंसिडर्ड दैट देयर आर नो क्वार्टरली और सीजनल वेरिएशंस, ठीक है, therefore annual expected production for each quarter is 500 metric ton। तो जो एनुअल कैपेसिटी है वही उन्होंने क्वार्टरली में कन्वर्ट कर दी। अगर एनुअल कैपेसिटी 2000 है तो क्वार्टरली कितनी हो गई, 500 500 500 500, ठीक है। और फिक्स्ड ओवरहेड फॉर द क्वार्टर पीरियड आर 2500 2500 2500 2500। तो अब क्वार्टरली इंफॉर्मेशन भी मिल गई और एनुअल भी मिल गई, ठीक है। तो पहली स्टेप, सबसे पहले पहली स्टेप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप रेट निकालो, रेट निकाल दिया 5 रुपए। सेकेंड स्टेप क्वार्टर 1 पे आओ, क्वार्टर 1 का एनुअल प्रोडक्शन चेक करो, सॉरी एक्चुअल प्रोडक्शन चेक करो। तो क्वार्टर 1 का एक्चुअल प्रोडक्शन आपका 400 है, मल्टीप्लाई बाय 5 करो, कितना आ रहा है, 400 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आया, 2000। और तुम्हारा खर्चा कितना हुआ है, 2500। तो बताओ 500 कहां जाएगा, जब एब्सॉर्ब करना ही इतना है तो ओवर जो खर्चा हो गया एडिशनल वो कहां जाएगा, पीएनएल में। ये वही था ना कि भाई आपके फिक्स ओवरहेड्स कितने माइनस एब्सॉर्ब, तो जो एडिशनल खर्चा होगा वो पीएनएल में जाएगा। याद रखना तुमने 500 को पीएनएल में ले गए हो सकता है 500 बाद में रिवर्स करना पड़े। चलो सेकंड क्वार्टर में आओ, सेकंड क्वार्टर का एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ, 600। तो तुम खाली खाली 600 सेकंड क्वार्टर का निकालोगे कि फर्स्ट और सेकंड का मिलाकर करोगे, बोलो फर्स्ट सेकंड का मिलाकर करना पड़ेगा। चलो करो, 400 600 1000, 1000 मल्टीप्लाई बाय 5, 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 का रेट तो कितना आ गया, 5000 रुपए। अभी तक मुझे 5000 रुपए रिकवर इन्वेंट्री के
अंदर कर देने चाहिए, इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड करना चाहिए, माइनस बताओ पिछले साल कितने किए थे, बताओ पिछले साल कितने किए थे, पिछले साल मतलब सॉरी पिछले क्वार्टर, पिछले इंटर पीरियड में 2000, तो 500 5000 माइनस 2000 कितना बचा, इस बार तुम्हें 3000 रिकवर करना पड़ेगा, इस बार 3000 करना पड़ेगा, पर तुम्हारा खर्चा ही 2500 का हुआ है। ओहो, सेकेंड क्वार्टर में खर्चा ही 2500 का हुआ है, चलो वो तो कर ही दो, तो 3000 में से 2500 तो रिकवर हो गए, बचे 500। 500 कुछ याद आ रहा है आपको, आपने पिछले क्वार्टर में क्या किया था 500 रुपए का, बोलो, पिछले क्वार्टर में 500 आपने पीएनएल में डाल दिए थे, आप बोलोगे नहीं पीएनएल में गलत हो गया, इस बार मैं उसको रिवर्स करके इन्वेंट्री में डालूंगा, तो पीएनएल से रिवर्स करके आप उसको करंट पीरियड में इन्वेंट्री में ऐड कर दोगे। ठीक है, देखो आपका सेकंड क्वार्टर क्या बोल रहा है, एक्चुअल प्रोडक्शन 5000 के हिसाब से हो गया, एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स वी एब्सॉर्ब ईयर टू डेट बेसिस 5000, अर्लियर 500 वाज not allocated to the production to give effect the entire 5000 to be allocated in the second quarter, 500 to be reversed by way of credit to the statement of profit and loss of the said quarter, said second quarter, तो said second quarter के अंदर आप उसको क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, चलो अब बताओ तीसरे क्वार्टर का क्या होगा, तीसरा क्वार्टर मिलाकर कितना हो रहा है, 400 600 500 कितना हो गया 1500, करो करो चलो 1500, 1500 मल्टीप्लाई बाय 5 7500, मेरे को 7500 रिकवर करना है, माइनस मैं ऑलरेडी कितना इन्वेंट्री में डाल चुका हूं पिछले 2 क्वार्टर में, पिछले 2 क्वार्टर में मैं इन्वेंट्री में पहले क्वार्टर में 2000, दूसरे क्वार्टर में 3000 और 500 3500 डाल चुका हूं, बोलो बोलो, सॉरी 2500 और 500 3000 डाल चुका हूं, तो बताओ पिछले क्वार्टर में कितना डाल चुका हूं, 5000 डाल चुका हूं। सर 5000 कैसे आया, एक बार फिर से बता दो बेटा, फर्स्ट क्वार्टर के 2000 डाल चुका हूं, सेकंड क्वार्टर के 2500 तो डालने ही थे, और 500 जो रिवर्स करके डाले थे वो अलग से, तो 3000 और 2000 5000 को मिला के डाल चुका हूं, तो मुझे इस बार कितने डालने चाहिए 2500, मेरा खर्चा भी कितना हुआ है 2500, कुछ पीएनएल में जाएगा ही नहीं, आया समझ में कि नहीं, आया समझ में कि नहीं, तो थर्ड क्वार्टर में नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड, पूरा का पूरा आपको देयर इज नो अंडर और ओवर रिकवरी, आपकी कोई अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी नहीं है। चलो फोर्थ क्वार्टर लास्ट, करो करो जल्दी करो, कुल मिला के 1900 इंटू 5, कुल मिला के 9500 अलोकेट होना चाहिए, 9500 में से कितना अलोकेट कर चुके हो 7500 पिछले क्वार्टर तक, तो कितना बचा 2000, और करंट क्वार्टर में खर्चा कितना हो रहा है 2500, मतलब 500 बाकी का कहां जाएगा पीएनएल में, पीएनएल में जाएगा। ठीक है बेटा, डन, क्लियर हुआ। अरे वो उसका क्या स्टेटस है भाई, 1411, 1411 नंबर क्वेश्चन का स्टेटस क्या है, तुम लोगों ने मुझे किसी ने बताया नहीं, मतलब तुम लोगों की अगर इच्छा खुद से सॉल्व करने की नहीं हो रही है गाइस, बिल्कुल टाइम नहीं है, बिल्कुल मेरे को बता देना, मैं तुम लोगों को सॉल्व करवा दूंगा, क्योंकि होता क्या है लाइव स्टूडेंट्स के चक्कर में मैंने नहीं करा पाया, तुम लोग बोल रहे हो कि सर हम टाइम ले रहे हैं टाइम ले रहे हैं, हम कर लेंगे फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे, होगा क्या, कोई भी रिकॉर्डेड वाला बच्चा जो सिर फिरा होगा, सच बोल रहा हूं बुरा मत मानना, पर जो बच्चा सिर फिरा होगा वो आके मैसेज करेगा, बोलेगा सर 1411 आपने करवाया नहीं, वो टेलीग्राम पे फालतू बातें लिखेगा और मेरा दिमाग खराब होगा, क्योंकि टेलीग्राम पे मैसेज लिखना उसके लिए बहुत आसान हो गया है आजकल के जमाने में, तुम लोगों के लिए बहुत आसान हो गया क्रिटिसाइज करना, तो क्या होगा मुझे कोई भी रिकॉर्डेड बच्चा, कोई भी बच्चा मुझे क्रिटिसाइज करेगा, बोलेगा देखो यार 1411 सर ने क्वेश्चन करवाया ही नहीं, तो क्या चाहते हो मुझे बता दो ताकि हम कल की क्लास तक उसको निपटा लें। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला और ये वाला भी, अरे जवाब ही नहीं दिया तुम लोगों ने भाई, हाँ या ना तो बोलो, यही बोल दो कि सर आप ही करवा लो सर हमारे पास समय नहीं है, मैं मान सकता हूं आपके पास बाकी क्लासेस होंगी, आपका कोर्स कंप्लीट आपको करना होता होगा, नो नो इशू, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मुझे जवाब तो दो एटलीस्ट, तुम लोगों ने ट्राई नहीं किया तो मैं करवा लूं, नलायको तुम अपना नुकसान तो कर ही रहे हो पर सबका नुकसान कर रहे हो अनइंटेंशनली, समझो मेरी बात को, अनइंटेंशनली तुम बाकी सबका नुकसान कर रहे हो और तुम मेरी मिट्टी पलीत करोगे सबके सामने, तो मैं कल की क्लास में मैं तुमसे बात करूंगा कि भाई क्या करना है, अगर कल सुबह तक चीजें नहीं हुई तो मैं तुम्हें सॉल्व करवा दूंगा, बिकॉज मेरे को टेंशन ये हो जाता है कि कोई भी बच्चा अगर बाद में आके बोलेगा ना तो वो
दिमाग खराब हो जाएगा उसका। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी मई 24 एग्जाम में भी आया था, इसी टाइप का सिमिलर, मई 24 एग्जाम देखो। कल की क्लास में नया टॉपिक करवाने से पहले क्वेश्चन नंबर 1411 किया जाएगा, अगर तुम लोगों के नहीं हुआ है तो, है ना, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज का। चलो, तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो सेम अकाउंटिंग पॉलिसी, रेवेन्यू एक्सपेंसेस को डेफर नहीं करना, एंटिसिपेट नहीं करना, बोनस छोड़कर, फिक्स ओवरहेड्स का अलोकेशन। अब आते हैं चौथे नंबर पॉइंट पर, ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है, टैक्स वाला, ये भी बहुत शानदार है। चलो, टैक्स एक्सपेंस बेटा आखिरी पॉइंट बचा है, ये तो किसी काम का नहीं है, डिस्क्लोजर है। टैक्स एक्सपेंस आखिरी पॉइंट बचा है, फिर अपन क्वेश्चन कर लेंगे, अपना चैप्टर खत्म है बस ये वाला। आ जाओ, टैक्स एक्सपेंस को कैसे मैनेज करोगे, टैक्स एक्सपेंस को कैसे मैनेज करोगे, ध्यान से सुनना। यहां पर मैं एक पेज यहीं पर क्रिएट कर लेता हूं, और टैक्स एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस कैसे मैनेज करोगे, आ जाओ, कहां गया, हाँ। अब तुम्हें क्वार्टरली टैक्स एक्सपेंस निकालना पड़ेगा, तुम्हें क्वार्टरली टैक्स एक्सपेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्वार्टरली टैक्स एक्सपेंस कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनना। इमेजिन करो तुम्हारी Q1 की इनकम 6 लाख रुपए की है, Q2, Q3, Q4 अभी आया ही नहीं है, Q2, 3, 4 अभी आया ही नहीं है। जब आया ही नहीं है तो तुम क्या बस Q1 की इनकम का 30% लगाओगे? द आंसर इज नो। ऐसे केसेस में सुनना, देखो, अगर टैक्स रेट कॉमन है कंपनी के ऊपर, जो कि हमारे इंडिया में होता है, हमारे इंडिया में अगर टैक्स रेट कॉमन है कि कॉर्पोरेट हो तो 30% लगेगा या 25% लगेगा, मैं मान लो 30% लगेगा। अब तुम्हारी इनकम 6 लाख हो या कुछ भी हो, सबके ऊपर 30% लगाओ, तुम्हारा टैक्स एक्सपेंस आ गया, दैट्स इट, बहुत ईजी है। बट अब इसमें करना क्या है, अगर तुम्हारे ऊपर टैक्स लग रहा है स्लैब के फॉर्म में, स्लैब, स्लैब वाइज लगता है टैक्स, और स्लैब क्या बना हुआ है, ध्यान से सुनना, स्लैब क्या बना हुआ है, स्लैब बना हुआ है फर्स्ट 10 लाख पे 25%, नेक्स्ट प्रॉफिट बैलेंस के ऊपर 30%, मान लो ये स्लैब बना हुआ है, ठीक है ना। और इसके अलावा तुम्हारी कैपिटल गेन अगर हुआ तो उस पर 20%, कैपिटल गेन हुआ तो 20%, ठीक है। चलो 20 छोड़ो, 12% विदाउट इंडेक्सेशन, आई थिंक 12% है ना विदाउट इंडेक्सेशन, हाँ, मुझे कंफर्म करना, 12% है ना विदाउट इंडेक्सेशन, हाँ, ठीक है। तो विदाउट इंडेक्सेशन 12%। अब तुम्हें क्या करना है, तुम बोल रहे हो कि मेरी Q1 की इनकम हुई है 6 लाख, 2, 3, 4 अभी आया ही नहीं है, तो तुमने बोला मेरी Q2, 3, 4 की एस्टिमेटेड इनकम, एस्टिमेटेड बिजनेस इनकम, एस्टिमेटेड बिजनेस इनकम होगी 18 लाख। इसके अलावा मेरा कैपिटल गेन, यहां पर कैपिटल गेन हुआ है 1 लाख, और यहां पर एस्टिमेटेड कैपिटल गेन होगा 3 लाख। इसके अलावा मेरे पास कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस रखे हैं ऑफ लास्ट ईयर, ऑफ लास्ट ईयर मेरे पास कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस रखे हैं ऑफ लास्ट ईयर, ये रखे हैं 2 लाख रुपए के, और मेरा स्लैब चल रहा है। अब मुझे निकाल के दो कि मैं Q1 में टैक्स एक्सपेंस कितना बुक करके दूं। तो सुनना, क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको स्टेप 1, कैलकुलेट टोटल एस्टिमेटेड नेट इनकम निकालनी है, कैलकुलेट टोटल एस्टिमेटेड नेट इनकम निकालनी है, टोटल एस्टिमेटेड नेट इनकम निकालनी है आपको। सर कैसे, एस्टिमेटेड वर्ड यूज किया, टेंशन मत लो, मतलब 6 लाख और 18 लाख कितना हुआ, 24 लाख, 24 लाख माइनस 2 लाख का लॉस, कैरी फॉरवर्ड होगा तो मैं सेट ऑफ करूंगा 2 लाख का लॉस, तो मैं बोलूंगा बिजनेस इनकम 22 लाख और कैपिटल गेन का टेंशन नहीं है, कैपिटल गेन कितना है, 1 और 3, 4 लाख। ये निकल गई आपकी टोटल एस्टिमेटेड इनकम। स्टेप 2, कैलकुलेट टोटल एस्टिमेटेड
टैक्स अमाउंट। चलो निकालो टैक्स अमाउंट, निकालो टैक्स अमाउंट। कैलकुलेट टोटल एस्टिमेटेड टैक्स अमाउंट। टैक्स अमाउंट कैसे निकालेंगे सर? बेटा कैपिटल गेन का तो इजी है, 4 लाख का सीधा सीधा लग जाएगा 12%। ठीक है, तुम इसका निकालो, 22 लाख का निकालो, 22 लाख का निकालो। 22 लाख पे स्लैब है अप टू 10 लाख 25%, बैलेंस प्रॉफिट 30%। चलो करो। नॉर्मल टैक्स 10 लाख 25% मतलब 2.5 लाख, और बाकी के बचे 12 लाख। 12 लाख का 30%, 360, 2.5 लाख, ये हो जाएगा 610। ठीक है ना? और कैपिटल गेन टैक्स 4 लाख का 12%, वो तो तुम्हारा एक्चुअल निकल, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें निकालना है वेटेड एवरेज, सॉरी स्टेप नंबर 3 आ गया। स्टेप नंबर 3, वेटेड एवरेज टैक्स रेट ओनली नॉर्मल इनकम। तुम्हें यहां पर सिर्फ नॉर्मल इनकम लेना है, तो वेटेड एवरेज टैक्स रेट निकालो। चलो आ जाओ, वेटेड एवरेज टैक्स रेट 610 डिवाइडेड बाय करंट ईयर की एस्टिमेटेड इनकम कितनी थी? 610 डिवाइड बाय करंट ईयर की एस्टिमेटेड इनकम कितनी थी? 6 और 18 24। बेटा एस्टिमेटेड, सेट ऑफ से पहले, सेट ऑफ से पहले। विदाउट सेट ऑफ इंटू 100 करो, ये आ गया 25.416 या 417%। ये तुम्हारा आ गया वेटेड एवरेज टैक्स रेट। अब तुम Q1 का टैक्स एक्सपेंस कैसे निकालोगे? आ जाओ, Q1 का टैक्स एक्सपेंस, Q1 का टैक्स एक्सपेंस नॉर्मल टैक्स प्लस कैपिटल गेन टैक्स। नॉर्मल टैक्स कितनी इनकम है? 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 25.417%। करो 25.417%, 6 लाख परसेंटेज, ये आ गया 152,502 प्लस कैपिटल गेन टैक्स 1 लाख इंटू 12%, 12,000। तो टोटल टैक्स एक्सपेंस कितना आ गया? 164,502, 164,502। इस तरीके से तुम टैक्स एक्सपेंस निकालोगे। क्या किया? सबसे पहले तुमने टोटल एस्टिमेटेड इनकम किया। टोटल एस्टिमेटेड इनकम के अंदर तुम बोल रहे हो आफ्टर कैरी फॉरवर्ड लॉसेस सेट ऑफ। आफ्टर कैरी फॉरवर्ड लॉसेस सेट ऑफ करने के बाद तुम्हारे पास बिजनेस इनकम बची 22 लाख की। 22 लाख की बिजनेस इनकम के बेसिस पर तुमने टोटल एस्टिमेटेड टैक्स निकाला। एस्टिमेटेड टैक्स निकाल के तुमने वेटेड एवरेज टैक्स रेट निकाला। एस्टिमेटेड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम विदाउट सेट ऑफ, वो भी नॉर्मल इनकम वाली। ठीक है, और वो रेट अप्लाई कर दिया तुमने अपनी हर क्वार्टर की नॉर्मल इनकम के ऊपर। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई चक्कर? बोलो। तो क्या करना है, आ जाइए। प्रॉफिट लॉस ऑफ ईच इंटरिम पीरियड में कंटेन 2 पार्ट्स, बिजनेस प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, स्पेशल इनकम मतलब कैपिटल गेन। ठीक है, टैक्स एक्सपेंस फॉर द इंटरिम पीरियड विल बी द सम ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट उस पर्टिकुलर पीरियड का मल्टीप्लाई बाय WATR और स्पेशल इनकम मल्टीप्लाई बाय स्पेशल रेट। तो WATR आपको मल्टीप्लाई करना होता है उस नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर, जैसे मैंने अभी करवाया 6 लाख के ऊपर, 6 लाख के ऊपर 6 लाख मल्टीप्लाई बाय WTR। अब आते हैं WATR। तो WATR कैसे निकाला? एस्टिमेटेड एनुअल टैक्स अमाउंट। एस्टिमेटेड एनुअल टैक्स अमाउंट ये कैसे निकाला? आफ्टर राइटिंग ऑफ करंट ईयर लॉस, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। इसको लिख लो, इसको लिख लो। एस्टिमेटेड एनुअल टैक्स अमाउंट डिवाइड बाय एस्टिमेटेड एनुअल इनकम। एस्टिमेटेड एनुअल इनकम ऑफ करंट ईयर ओनली विदाउट सेट ऑफ। चलो इसको लिख लो। WATR आ गया, उसको तुमने अप्लाई किया नॉर्मल प्रॉफिट में, तुम्हारा टैक्स एक्सपेंस आ गया।
बोलो बेटा, क्लियर? डन। जो जो मैं लिखता जा रहा हूं वो लिखते जाना। यहां पर जो मैंने शेयर किया है ये वाला, ये मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा आज की क्लास के बाद। और मैंने अभी तक के सारे नोट्स मैंने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिए हैं, ठीक है? अभी तक के मैंने सारे नोट्स मैंने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिए। चलो, इसके ऊपर सर कोई क्वेश्चन है? बिल्कुल है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी एग्जाम कर दो। क्वेश्चन नंबर 6, आ जाओ, उठाओ कैलकुलेटर। Narayan Limited provides the following information asked you to calculate the tax expense for the each quarter, assuming there is no difference between estimated taxable income and estimated accounting income। मतलब डीटी डिटेल नहीं बनेगा, बोल रहा है। ग्रॉस एनुअल इनकम कितनी होने वाली है? 33 लाख रुपीस की, इंक्लूसिव ऑफ एस्टिमेटेड कैपिटल गेन 8 लाख। अच्छा, 33 लाख के अंदर 8 लाख का कैपिटल गेन होने वाला है। तो बताओ नॉर्मल प्रॉफिट कितना होने वाला है? नॉर्मल होने वाला है 25 लैक्स। नॉर्मल हो जाएगा 25 लैक्स। एस्टिमेटेड इनकम ऑफ क्वार्टर 1 इज 7 लाख रुपए, क्वार्टर 2 8 लाख रुपए, क्वार्टर 3 जिसके अंदर कैपिटल गेन भी आएगा 12 लाख रुपए, और 12 लाख के अंदर 8 लाख का कैपिटल गेन आएगा, और क्वार्टर 4 6 लाख रुपए। टैक्स रेट कैपिटल गेन पे 12%, अदर इनकम के ऊपर फर्स्ट 5 लाख 30%, सेकेंड बैलेंस 40%। चलो, सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, अपन WATR निकालते हैं। WATR निकालने के लिए अपने को टोटल मिला के इनकम चाहिए करंट ईयर की 25 लाख। इसमें से कोई सेट ऑफ होगा क्या? नहीं, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है। चलो जल्दी करो, 25 लाख 25 लाख पे आपका स्लैब लगाओ। 5 लाख का 30%, 1.5 लाख। 25 लाख में से 5 लाख गया, कितना बचा? 20 लाख। 20 लाख का 40%, 8 लाख। चलो बताओ कितना हो गया? 9.5 लाख। 9.5 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100, 38 लाख। 38%, 38% किस पे लगाओगे? क्वार्टर 1 के ऊपर। क्वार्टर 1 की इनकम कितनी है? 7 लाख। 7 लाख का 38%, 266। तो पहले क्वार्टर का आपका टैक्स एक्सपेंस 266। सेकेंड क्वार्टर 8 लाख लगाओ, 8 लाख के ऊपर 38%, 8 लाख के ऊपर 38%, 3,04,000, 3,04,000। तीसरा क्वार्टर, इसमें 12 लाख की टोटल इनकम है, जिसमें से 8 लाख का तो कैपिटल गेन है। आधा आधा कर दो, अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दो। तो 12 में से 8 गया 4 लाख का, 4 लाख का 38%, 152, और 8 लाख का 12%, 96। तो कुल मिलाकर 248 टैक्स एक्सपेंस, ठीक है? और लास्ट क्वार्टर 6 लाख का 38%, ये हो गया 228। डन बेटा। इस तरीके से आपका लगता है, टैक्स एक्सपेंस। कुछ आया समझ में? इसमें इससे बेटर मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया है, जहां पर सेट ऑफ भी था। इससे बेटर आपको मैंने दिया है जहां पर कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस भी थे। आप उसको भी देख लोगे तो थोड़ा सा और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 डन। फिर क्या है सर इस क्वेश्चन में? फिर इस टॉपिक में क्या है? इस टॉपिक में और क्या बोलता है? रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। क्या पिछले क्वार्टर का इंपेयरमेंट लॉस सेकंड क्वार्टर में रिवर्स कर सकता हूं? मैंने बोला ना, सारे इंडियस लगेंगे, इंडियस 36 आपको रिवर्स करने देता है क्या? हाँ देता है, गुडविल को छोड़कर, तो बिल्कुल देगा। क्वार्टर 1 का इंपेयरमेंट लॉस क्या तुम क्वार्टर 2 में रिवर्स कर सकते हो? अगर इंडियस 36 की कंडीशन फुलफिल होती है तो कर सकते हो। तो क्या बोल रहा है? एक्सेप्ट फॉर गुडविल, इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज इन अर्लियर इंटरिम पीरियड कैन बी रिवर्स्ड ड्यू टू चेंज इन कंडीशंस। गुडविल का छोड़कर रिवर्स हो सकता है। बोलो जी, क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है सर कौन से सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस हमें मेजरली इंटरिम पीरियड में डिस्क्लोज करने चाहिए? तो ये थोड़े से ना याद करके जाना, इसको लर्न करके जाना पड़ेगा। हो सकता है शायद केस स्टडी में एमसीक्यू में आ जाए। क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ता है, कौन कौन से डिस्क्लोजर्स जरूरी हैं कंडेंस्ड सेट में? कंडेंस्ड, कंप्लीट का तो टेंशन ही नहीं है ना, कंप्लीट तो तुम्हें पूरा बनाना है। बात आती है कि जब तुम शॉर्टकट फॉलो कर रहे हो तो शॉर्टकट के अंदर क्या लिखना जरूरी है कंडेंस के अंदर? तो कंडेंस के अंदर ये मिनिमम आइटम तुम्हें लिखने पड़ेंगे। क्या? राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री टू एनआरवी एंड रिवर्सल। अगर तुम्हारी इन्वेंट्री करंट इंटरिम पीरियड में कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर में एनआरवी लोअर आ गई है तो तुम्हें ये इवेंट बताना पड़ेगा। और अगर तुम्हारा इसका रिवर्सल हुआ है तो भी तुम्हें इवेंट बताना पड़ेगा। रिकॉग्निशन ऑफ लॉस फ्रॉम इंपेयरमेंट ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो भी तुम्हारा इंपेयरमेंट लॉस आया उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा और उसकी कैलकुलेशन देनी पड़ेगी।
एक्विजिशन डिस्पोजल ऑफ आइटम ऑफ प्रॉपर्टी, करंट क्वार्टर में तुमने कोई मशीन्स वगैरह परचेज किए हैं क्या, कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है क्या, लिटिगेशन का कोई सेटलमेंट हुआ है क्या करंट क्वार्टर में, ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर, ऐसा कोई प्रायर पीरियड एरर हुआ है कि जिसको तुमने करंट क्वार्टर में करेक्ट किया है, रेक्टिफाई किया है। कोई लोन ब्रीच लोन डिफॉल्ट हुआ है तो वो दिखा दो बिफोर द ईयर एंडिंग। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा इंड AS 24 के अकॉर्डिंग। फेयर वैल्यू हिरार्की क्या है बेटा, ये फेयर वैल्यू हिरार्की तुम्हें अभी नहीं समझ में आएगा, ये है इंड AS 113 के अंदर फेयर वैल्यू हिरार्की। तो फेयर वैल्यू हिरार्की जो भी तुमने एसेट्स को फेयर वैल्यूएशन किया है उसकी हिरार्की क्या है वो 113 में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद चेंज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, कोई फाइनेंशियल एसेट्स का क्लासिफिकेशन चेंज हुआ, कोई कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज और कॉन्टिंजेंट एसेट्स में चेंजेस हुआ, तो ये इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस तुम्हें मिनिमम से मिनिमम डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। और ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, मतलब सिर्फ यही आइटम नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो गाइस दिस वाज योर इंड AS 34, खत्म, डन। ये हो गया तुम्हारा इंड AS 34 डन। तो हमने इंड AS 34 में क्या पढ़ा, हमने इंड AS 34 में पढ़ा कि इंटरिम पीरियड इज अ पीरियड विच इज लेस देन फुल फाइनेंशियल ईयर। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट मतलब प्रोवाइडिंग बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, इन सबकी इंफॉर्मेशन देना आइदर कंप्लीट सेट में और कंडेंस सेट में। इफ यू आर फॉलोइंग द कंप्लीट सेट यू हैव टू प्रिपेयर IFR एज पर इंड AS 1 एंड गिव द फुल डिस्क्लोजर्स, एवरीथिंग, डुप्लीकेसी सब कुछ जैसे एनुअल स्टेटमेंट में हो रहा है वैसा डुप्लीकेट कर दो। बट व्हेन यू आर गोइंग विद कंडेंस सेट नो डुप्लीकेसी इज अलाउड। Focus on new events, new transactions, okay, only, and important disclosures only, ठीक है। Ignore repetitive disclosures and notes, आपको कंडेंस सेट में ये करना है। तो कंडेंस सेट के अंदर आपको न्यू इन्फॉर्मेशन इन सब पे फोकस करना है, ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि कौन कौन से पीरियड कवर होते हैं, बैलेंस शीट के अंदर करंट क्वार्टर का एंडिंग और कंपैरेटिव में एनुअल फाइनेंशियल ईयर एंडिंग का डेटा आपको देना पड़ेगा। P&L में 4 देना पड़ेगा, एक तो करंट पीरियड, करंट इंटरिम पीरियड, करस्पॉन्डिंग इंटरिम पीरियड, करंट ईयर टू डेट, करस्पॉन्डिंग ईयर टू डेट, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और कैश फ्लो में ईयर टू डेट। जो अकाउंटिंग पॉलिसी तुमने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फॉलो की है, मेजरमेंट प्रिंसिपल फॉलो किए, सब कुछ सेम टू सेम फॉलो करना पड़ेगा। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी अब तुमने चेंज की है जिसको तुम अगले वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करोगे फॉलो एनुअल में, तो तुम उसको कर सकते हो। कोई डेफरमेंट, कोई एंटिसिपेशन अलाउड नहीं है, ना इनकम का ना एक्सपेंस का, भले सीजनली होता है भले ओकेशनली होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता बोनस का छोड़कर, बाकी कोई डेफरमेंट कोई एंटिसिपेशन अलाउड नहीं है। फिक्स्ड ओवरहेड्स को पहले रेट निकालो, एनुअल के हिसाब से पहले रेट निकालो, उस रेट को मल्टीप्लाई करो ईयर टू डेट प्रोडक्शन पर, ईयर टू डेट प्रोडक्शन पर मल्टीप्लाई करो तो एब्जॉर्प्शन आ जाएगा, माइनस एब्जॉर्ब टिल लास्ट क्वार्टर, वो करके बाकी का रिमेनिंग एब्जॉर्ब करवा दो। अगर बच गया तो P&L में डाल दो, और अगर ज्यादा एब्जॉर्ब करवाना था पर गलती से P&L में डाल दिया था तो रिवर्सल कर लो। टैक्स एक्सपेंस स्टेप नंबर 1 नॉर्मल बिजनेस इनकम निकाल लो और स्पेशल इनकम निकाल लो। स्टेप नंबर 2 एस्टिमेटेड टैक्स अमाउंट निकालो आफ्टर सेटिंग ऑफ द कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। स्टेप नंबर 3 उस टैक्स रेट को अप्लाई करो आपके किसके साथ, करंट क्वार्टर की इनकम के साथ, सीधा सीधा। इंपेयरमेंट रिवर्सल हो सकता है गुडविल को छोड़कर हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, एक पॉइंट, एक और एडिशनल पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर 6 पढ़ो। एक क्वेश्चन में आ रहा है, मैं आज सुबह ही देख रहा था उस पॉइंट को, एक क्वेश्चन में आ रहा है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फंड्स। अरे PFESI, तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फंड, जैसे EPF होता है। EPF में आप जानते हो कि 12% का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, आपको पता है 12% का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अब वो 12% पहले से ही फिक्स है तो कोई टेंशन नहीं है, पर मान लो ऐसा कोई फंड है जहां पर 12% फिक्स ना हो, जहां पर फ्लक्चुएट होता रहता है, तो जैसे तुमने टैक्स के अंदर वेटेड एवरेज रेट निकाला ना, वैसे ही वो बोल रहा है कि अगर तुम्हें हर महीने का कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ रहा है, या मान लो तुम किसी महीने ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, किसी महीने कम कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो तुम क्या करो, इससे बेटर ये है कि तुम उसका एक एवरेज इफेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन रेट निकाल लो, जैसे तुमने टैक्स रेट निकाला था, और वो कॉन्ट्रीब्यूशन रेट के हिसाब से हर क्वार्टर वाइज तुम एक्सपेंस बुक करो, ठीक है। तो मान लो किसी क्वार्टर में तुमने ज्यादा पे कर दिया, किसी में तुमने कम पे किया, पर अल्टीमेटली पूरे साल भर का तुम्हें पता है कि तुम्हें और ओवरऑल इतना एस्टिमेटेड पे करना है, तो बेटर रहेगा कि तुम उसका एक इफेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन रेट निकालो और रेट के हिसाब से तुम फिर जमा करो, फिर तुम उसका एक्सपेंस बुक करो। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? ये सारे इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस हैं जिनको हमें सेपरेटली डिस्क्लोज कंडेंस्ड सेट में भी करना पड़ेगा। सो गाइस दिस वाज इंड AS 34 IFR। आ जाइए क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस ऊपर से दिखा दूंगा क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको बताए हैं। अगर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे तो मैं आपको अभी बता दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद ट्राई करेंगे क्योंकि टैक्स वाला क्वेश्चन है और बहुत कतई ईजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, और QR भी है, तो आप इसको खुद ट्राई करोगे, इसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो सेट ऑफ लॉसेस वाला आ रहा है, ये मैं बोलूंगा कि ये स्पेशल है, तुम क्वेश्चन नंबर 2 में मस्ट डू कैटेगरी रख सकते हो। अपन क्वेश्चन नंबर 2 अब भी क्या भी कर लेते हैं।
ये देखो, एबीसी के पास ना क्वार्टरली इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बनानी है, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस उसके 600 लाख के हैं, ठीक है। एबीसी अर्न कर रहा है 900 लाख इन ईच क्वार्टर में 900 900 900, तो करना तो 900 इंटू 4, 900 इंटू 4 करो, 3600, 3600 उसकी टोटल इनकम आ गई, पर उसमें से 600 का लॉस कैरी फॉरवर्ड माइनस करो, तो उसकी नेट टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, नेट टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, 3000, ठीक है। और रेट क्या है, 40%, तो चलो लगाओ 3000 का 40%, 3000 का 40% कितना हुआ, 1200। अब वेटेड एवरेज रेट निकालो, 1200 डिवाइड बाय 3600 इंटू 100, निकालो वेटेड एवरेज, 1200 डिवाइड बाय 3600 इंटू 100 कितना आ गया, 33.33%। 33% को हर क्वार्टर की 900 900 के साथ तो मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा, तो 900 के साथ 33 को करोगे तो तुम्हारा टैक्स एक्सपेंस हर क्वार्टर का आ जाएगा, ईच क्वार्टर का आ जाएगा 300। बोलो बेटा आया समझ में कि नहीं, 300 300 300 300 1200 1200 हमारा टैक्स है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को भी मैं चाहूंगा कि तुम मस्ट डू में रखो। देखो है सब 5 मिनट वाले क्वेश्चन, ठीक है ना, रिवीजन के टाइम पे तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लेगा, ओवरऑल तुम्हारा रिवीजन टाइम लेगा ये 1 घंटा इंक्लूडिंग क्वेश्चंस, तो मैं बोलूंगा इसको भी मस्ट डू रखो, इसको भी मस्ट डू रखो। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इनोवेटिव कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड इज डीलिंग विद द सीजनल प्रोडक्ट्स एंड द सेल्स पैटर्न ऑफ प्रोडक्ट क्वार्टर वाइज इज एज अंडर। क्वार्टर 1 में ना 10% सेल होती है, क्वार्टर 2 में 10% होती है, क्वार्टर 3 में बहुत अच्छी होती है, क्वार्टर 2 में वापस 4 में वापस से गिर जाती है, मतलब हमारा क्वार्टर 3 वाला ही सीजनल बिजनेस है। फॉर द फर्स्ट क्वार्टर एंडिंग 30th जून आईसीपीएल हैज प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सेल्स हुई 70 करोड़ की, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हुए, एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे हुए, फाइनेंस कॉस्ट हुआ। आईसीपीएल was preparing interim financial report for the first quarter, wants to defer 16 crore of expenditure to the third quarter on the argument that third quarter is having more sales, therefore third quarter should be debited by more expenditure। बताओ क्या उसका आर्गुमेंट सही है, क्या उसका आर्गुमेंट सही है, the answer is no। Considering the seasonal nature of business and the expenditure are uniform throughout the year, calculate the result of the first quarter। नहीं कर सकते, तो रिजल्ट क्या आएगा, फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट क्या आएगा बेटा, 70 करोड़, 70 में से 25 माइनस करो, 12 माइनस करो, 4 माइनस करो, जल्दी करो, 70 में से 25 12 4 माइनस करो, कितना आया, 29, प्रॉफिट रहेगा 29 का, सीधा सीधा प्रॉफिट रहेगा 29 का। यू कैन नॉट डू द डेफरमेंट और एंटिसिपेशन। इनकम एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर अर्न्ड एंड इनकर्ड रिस्पेक्टिवली। सीजनल इनकम विल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे अकर, देयरफॉर द आर्गुमेंट ऑफ दिस कंपनी इज नॉट करेक्ट कंसीडरिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया 34। गाइस डन, ठीक है। 4 कर चुके हैं, 5 कर चुके हैं, 6 कर चुके हैं, 7 सेम टैक्स वाला है, सेम टैक्स वाला है। अच्छा टैक्स वाले 7 वाले में बस एक पॉइंट छोटी सी इंपॉर्टेंट है, टैक्स वाला पढ़ो क्वेश्चन। एंटिटी रिपोर्ट्स क्वार्टरली अर्निंग ऑफ 150 प्री टैक्स इन द फर्स्ट क्वार्टर बट एक्सपेक्ट टू इनकर लॉसेस इन 50,000 इन ईच ऑफ द 3 रिमेनिंग क्वार्टर। अब सुनो, 150 पहले क्वार्टर का प्रॉफिट है, सेकंड थर्ड फोर्थ का 50 50 50 लॉसेस है, तो बताओ टोटल कितनी आ रही है, टोटल इनकम कितनी आ रही है, 0। टोटल इनकम कितनी आ रही है, 0। तो इस आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर ये बोल रहा है, इस आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर बोल रहा है मैनेजमेंट बिलीव्स दैट सिंस द एंटिटी हैज 0 इनकम द इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर विल बी 0। तो इस आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर बोल रहा है कि मैं टैक्स एक्सपेंस हर एक क्वार्टर का 0 0 दिखाऊंगा। द आंसर इज नो। हर एक क्वार्टर का टैक्स एक्सपेंस तू अलग से कैलकुलेट करेगा, वैसे भी तेरा टैक्स रेट दिया हुआ है 30%, यहां पर कोई स्लैब है नहीं, यहां पर कोई कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस है नहीं, तो यहां पर तेरा सीधा सीधा लगा ले फर्स्ट क्वार्टर का 30% मल्टीप्लाई बाय 1.5 लाख कर, 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 30% कितना, 45,000। तो फर्स्ट क्वार्टर का तू 45,000 दिखाएगा, अगले साल का अगले क्वार्टर का 50 50 लॉसेज हैं, तो 50 लॉसेज के ऊपर 50 इंटू 30% मतलब 15 हजार का टैक्स एक्सपेंस नेगेटिव दिखेगा, आएगा 0, पर हर क्वार्टर का तुम्हें सेपरेटली दिखाना है। द पॉइंट इज द कंटेंशन ऑफ एंटिटी दैट ओवरऑल इनकम इज 0, हेंस द टैक्स एक्सपेंस शुड बी 0 फॉर ईच एंड एवरी क्वार्टर इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट। तो ये कंटेंशन बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना कि अगर एनुअल इनकम 0 है तो भी आपको क्वार्टरली टैक्स एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा, इवन दो annual income is 0, tax expense of each interim period shall be disclosed। आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये था आपका रिफर क्वेश्चन नंबर 7वां, रिफर क्वेश्चन नंबर 7।
नोट कर लिया? चलिए, बाकी क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है, ये वही सारे क्वेश्चंस हैं, या तो टैक्स वाले वही क्वेश्चंस हैं, या तो फिर उस टाइप के हैं कि आप आराम से इनको निपटा सकते हो, ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो, इसमें कहीं कोई दम नहीं है। 11th वाला, 11th वाला, हाँ ये 11th वाला वही है, देखो ये वाला पॉइंट वही है जो मैं अभी आपको करवा रहा था ना, ये एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन वाला। इसमें तुम लिख सकते हो रेफर क्वेश्चन 11 का 1। ये क्या बोल रहा है? इट मेक्स एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस फंड दैट आर असेस्ड ऑन एनुअल बेसिस, एनुअल बेसिस पे उसका असेसमेंट होता है। ड्यूरिंग 1 and 2 क्वार्टर लार्जर अमाउंट ऑफ पेमेंट फॉर दिस कॉन्ट्रीब्यूशन वर मेड। पहले और दूसरे क्वार्टर में बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन कर लिया, पर जब असेस किया तो क्वार्टर 3 में बहुत ही कम पेमेंट आ रहा है करने को, ठीक है। सिंस कॉन्ट्रीब्यूशन इज मेड अप टू द सर्टेन मैक्सिमम लेवल, एक लेवल तक हो चुका है, तो क्वार्टर 3 में हमने बहुत कम किया। हेंस फॉर हायर इनकम एम्प्लॉय द मैक्सिमम इनकम रीचेस बिफोर द ईयर एंड वगैरह वगैरह। तो इसको कैसे करना है? इसको हमें वेटेड एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन रेट के हिसाब से करना चाहिए। जितना जितना एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूट किया है वो सही नहीं है करना, तो आपको यहीं पर वो वही बताएगा कि आपको एवरेज इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन रेट करना चाहिए, ठीक है ना, और आपको एक्चुअल बेसिस पे नहीं करना चाहिए, एक्चुअल बेसिस पे नहीं करना चाहिए। बाकी पॉइंट्स अब रिपीटेड हो रहे हैं, जैसे कुछ बोनस का है, कुछ कुछ है, तो आपको बाकी के पॉइंट रिपीट। ये देखो, कंपनी हैज अ प्रैक्टिस ऑफ डिक्लेयरिंग बोनस ऑफ 10%, इट हैज हिस्ट्री ऑफ डूइंग सो, तो इसको एंटिसिपेट कर सकते हैं। इसके आंसर में आपका आएगा कि अगर कंपनी की कोई लीगल ऑब्लिगेशन है या फिर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है तो आप उसके बोनस को एंटिसिपेट कर सकते हो। कंडीशन यह है कि आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा, रिलायबली एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 को भी मैं एक बार आपको रेफर करने के लिए यहां लिखवा देता हूं, मस्ट डू कैटेगरी में क्वेश्चन नंबर 11, कि आप एक बार उसको करके जाना, देख के जाना मतलब, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो पीरियड बता रहा है कि इंटरिम पीरियड का क्या क्या आपको करना पड़ता है, वही बैलेंस शीट, P&L, CFS, चेंजेस इन इक्विटी कैसे कैसे करना पड़ता है, ये एक बार आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, क्या डिविडेंड इनकम को मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, सितंबर में डिक्लेयर हो रही है, तो क्या मैं उसको डेफर कर सकता हूं, एंटिसिपेट कर सकता हूं? नहीं, नॉट अलाउड। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को कर सकता हूं, 60% की एडवर्टाइजिंग कॉस्ट मैंने पूरे साल भर की फर्स्ट क्वार्टर में ही कर दी, तो क्या मैं उसको डेफर कर सकता हूं? नहीं, नॉट अलाउड। दोनों केसेस में अलाउड नहीं है, दैट्स इट, हो गया आपका, दोनों केसेस में अलाउड नहीं है। तो डिविडेंड और एक्सपेंस वगैरह अलाउड नहीं है, इनको डेफर करना, एंटिसिपेट करना, कुछ ज्यादा खास नहीं है। हो गया आपका क्वेश्चन। इवन आपको क्वेश्चन बैंक भी ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, 2-4 क्वेश्चन बस एक बार जो मैंने बताए हैं उसको एक बार ऊपर ऊपर से क्लिक कर लोगे, 15-20 मिनट में आराम से देख लोगे। चलो जी, सो गाइस दिस वाज इंड AS 34, इंड AS 34, ठीक है। यहां पर हो गया 34 खत्म। आप 2 मिनट रुक जाइए, पहले मैं सबको बाय बाय बोल दूं। लाइव वाले बच्चे 2 मिनट रुक जाइए, क्योंकि कल से क्या होने वाला है मैं उसके रिगार्डिंग मुझे बात करनी है, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, लव यू ऑल।